मेरे आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 131, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और आपका ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट रहेगा। और इसमें इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए भाई मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सारे क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन कह सकता हूं कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिएगा भाई मेरे, पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर प्रकाश डालिए। और काल विभाजन को लेकर के एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो 100% आएगा। हर साल की बात करूं, हर साल भाई मेरे जो पहला क्वेश्चन आता है वो काल विभाजन का। काल मतलब होता है समय और विभाजन मतलब बांटना। यानी हिंदी साहित्य में हम लोग भाई मेरे क्या करते हैं, अलग अलग समय को बांटते हैं। जैसे भाई अगर आप लोगों ने सुना, एक है भक्ति काल। भक्ति काल का मतलब होता है कि जिस समय भाई मेरे ईश्वर की भक्ति को लेकर के कविताएं लिखी जाने लगी वो भक्ति काल है। उसी प्रकार से भैया हिंदी साहित्य में एक है रीति काल। रीति मतलब समझते हो कि जब कविताएं व्याकरण के साथ या कविता लेखन के जो नियम है, जो तौर तरीके हैं, उसके साथ जब कविता लेखन का दौर शुरू हुआ तो भाई मेरे रीति काल है। हिंदी साहित्य को भाई मेरे बेहतर ढंग से समझने के लिए काल विभाजन किया जाता है, क्योंकि भाई मेरे जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे कह सकते हो कि साहित्य भी बदलता है। भाई हर समय एक जैसी कविताएं, एक जैसी कहानियां नहीं लिखी जाती हैं। कहानियों में, कविताओं में, निबंधों में, उपन्यासों में समय के साथ बदलाव आता है। यानी साहित्य में जो बदलाव आता है, साहित्य मतलब समझते हो भाई मेरे, जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, यही साहित्य होता है। जो कविता कहानी वहानी लिखी जाती है इसको बोलते हैं भाई मेरे साहित्य। तो साहित्य में जो बदलाव आता है, समय के साथ जो चीजें बदलती रहती हैं, साहित्य में होने वाले बदलाव को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, काल विभाजन करते हैं। जैसे भाई जिस समय भक्ति की बातें चली भक्ति काल हो गया, जिस समय प्रेम को लेकर के, श्रृंगार को लेकर के कविता लिखी गई वो रीति काल हो गया, ठीक है। जिस समय कह सकते भाई मेरे वीरता वाली कविताएं लिखी गई या धार्मिक कविताएं लिखी गई उसको भाई मेरे हम आदि काल कहते हैं। उसी प्रकार से हिंदी साहित्य में देखो भाई आधुनिक काल, जब भारतेंदु ने कह सकते भाई खड़ी बोली हिंदी में कविता लेखन का दौर शुरू हुआ वो हमारा आधुनिक काल है। तो भाई हिंदी साहित्य में इतिहास, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है कह सकते भाई मेरे 1000 वर्ष पुराना है। साहित्य में भाई मेरे जो विकास आता है, साहित्य कब तक, यानी साहित्य में क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या परिवर्तन आया, साहित्य में होने वाले बदलावों को समझने के लिए भाई मेरे काल विभाजन किया गया। काल विभाजन का मतलब समय का बंटवारा करना। भाई जैसे साहित्य के विकास को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने भाई मेरे काल विभाजन किया है। यानी अलग अलग समय का हम लोग क्या करते भाई मेरे बंटवारा करते हैं। सबसे ज्यादा भाई मेरे किसका काल विभाजन माना जाता है, तो भाई कह सकते आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भाई मेरे काल विभाजन किया था उसको भाई मेरे सबसे ज्यादा मान्यता मिली है। बाकी और भी लोगों ने कह सकते भाई मेरे काल विभाजन किया है। अगर आप देखोगे, जैसे अगर मैं बात करूं तो भाई रामचंद्र शुक्ल ने तो काल विभाजन किया, मिश्र बंधुओं ने किया, ग्रियर्सन ने किया है, बाकी विद्वानों ने भी काल विभाजन किया था। लेकिन सबसे कह सकते कि महत्वपूर्ण जिसका जो काल विभाजन है वो भाई अगर आप देखोगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इनका काल विभाजन कह सकते कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देखिएगा भाई मेरे हिंदी साहित्य के प्रमुख काल विभाजन कौन कौन से हैं, तो देखिए भाई जैसे आदि काल, आदि काल को कह सकते हैं, यानी हिंदी साहित्य में समय का जो बंटवारा किया गया अलग अलग साहित्यिक प्रवृत्तियों को लेकर के, तो भाई पहला आदि काल हिंदी साहित्य में आदि काल कब है भाई मेरे 10 यानी कह सकते 10वीं शताब्दी से लेकर के ये लगभग 13वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक भाई हिंदी साहित्य में क्या है आदि काल। आदि काल को भाई मेरे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, क्योंकि आदि काल के ज्यादातर जो कवि थे दरबारों में रहते थे और अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे। आदि काल में देखोगे तो राजाओं की वीरता के बारे में, राजाओं ने भाई मेरे कौन कौन से युद्ध लड़े हैं और राजाओं की जो प्रशंसा है उस प्रकार का जो साहित्य है कह सकते हो भाई मेरे कब लिखा गया है, वो भाई मेरे लिखा गया आपका आदि काल में। तो
तो आदि काल के कवि, जैसे आदि काल का कवि भाई मेरे चंद्रबरदाई है, जिसमें कह सकते भाई उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। आदि काल के कवियों में चंद्रबरदाई हैं, जनिक हैं। तो भाई आदि काल के जो कवि लोग थे वो कह सकते हो ज्यादातर वीर गाथा काल, यानी राजाओं की, जैसे चंद्रबरदाई ने भाई मेरे पृथ्वीराज रासो लिखा, हमीर रासो लिखा गया है। तो इसमें वीरता, राजाओं के वीरता और पराक्रम का जो वर्णन है वो हिंदी साहित्य के भाई मेरे आदि काल में मिलता है। और आदि काल से कह सकते भाई हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। आदि काल में अगर आप देखोगे तो भक्ति को लेकर के, जैसे बौद्ध धर्म को लेकर के, जैन धर्म को लेकर के और नाथ संप्रदाय को लेकर के, याद रखिएगा मैंने क्या बोला कि भाई मेरे इसी आदि काल में अगर आप देखोगे तो भक्ति वाली भी है। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और नाथ संप्रदाय का जो साहित्य है वह भी कह सकते भाई मेरे कब लिखा गया है, इसी आदि काल में लिखा गया। उसको भी कहा जाता है आदिकालीन काव्य धारा। तो आदिकालीन काव्य धारा में देखोगे तो भाई मेरे वीर गाथा काल भी है। आदि काल को अगर आप देखो वीर गाथा काल क्यों कहते हैं भाई मेरे, आदि काल को वीर गाथा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय राजाओं की जो वीरता है, राजाओं की वीरता और पराक्रम का जो वर्णन है इन कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। इसलिए भाई इसको क्या किया गया भाई मेरे वीर गाथा काल का। वीर गाथा मतलब भाई राजा के पराक्रम को, उसकी वीरता का जो वर्णन है वही वीर गाथा काल है। भाई आदि काल के बाद क्या है, आदि काल के बाद भाई आता भक्ति काल। भक्ति काल कब है, यानी कह सकते कि 13वीं शताब्दी से लेकर के लगभग भाई मेरे 16वीं शताब्दी तक। क्या बोलोगे, 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी का जो समय भाई हिंदी साहित्य में क्या है उसको भाई मेरे कहा जाता भक्ति काल। भक्ति काल का मतलब क्या, यानी जिस समय कविताएं जो थी वो ईश्वरीय भक्ति को लेकर के, ईश्वर या परमात्मा की भक्ति को लेकर के, क्योंकि इस समय के जो कवि हैं जैसे कबीर हैं, सूरदास हैं, रसखान हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं। तो भाई भक्ति काल क्या है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है भाई मेरे, भक्ति काल को कहा जाता। भक्ति काल में देखोगे तो कैसी कविता लिखी गई, कैसा साहित्य लिखा है, इसमें कह सकते भाई मेरे ईश्वर की भक्ति को लेकर के, ईश्वर की उपासना को लेकर के, ईश्वर के चरणों में भाई मेरे कह सकते इन भक्त कवियों ने खुद को समर्पित कर दिया यार। भक्ति काल में अगर आप देखो तो भाई मेरे दो प्रकार की भक्ति थी, एक सगुण भक्ति है, दूसरा निर्गुण। निर्गुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति का मतलब होता है भाई मेरे जिन संतों ने कहा भाई ईश्वर जो है ईश्वर का ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकार है, ना तो कोई प्रकार है, ईश्वर जो है निराकार है, वह निर्गुण भक्ति है। जैसे कबीर हैं और कह सकते भाई मेरे रहीम हैं, ये निर्गुण भक्ति करते हैं। रविदास भी निर्गुण भक्ति करते थे। तो भाई अगले की सगुण भक्ति क्या, भक्ति काल में सगुण भक्ति। सगुण का मतलब यानी जैसे कोई राम की भक्ति करता, कोई कृष्ण की भक्ति करता, कोई हनुमान की भक्ति करता है, तो भाई मेरे हम लोग उसको क्या कहते हैं, सगुण भक्ति। ठीक है। और भाई यानी कह सकते भक्ति काल में कौन कौन से कवि थे, जैसे कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, रसखान हैं। तो ये सब क्या है, ये भाई मेरे भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल क्या है कि भक्ति काल भाई मेरे हम उस समय या उस टाइम को कहते हैं जब ईश्वर की प्रार्थना यानी ईश्वर की भक्ति को लेकर के काव्य लेखन किया गया, कविताएं लिखी गई, वही भाई मेरे भक्ति काल है। भक्ति काल के बाद कह सकते भाई हिंदी साहित्य में जो काल समय आता है वो रीति काल है। रीति काल क्या है, तो यानी रीति काल यानी कह सकते जब प्रेम को लेकर के, श्रृंगार को लेकर के, नायक नायिका के प्रेम, यानी जब प्रेमी वाली कविताएं या प्रेम को लेकर के जब साहित्यिक प्रवृत्ति यानी साहित्य लिखा गया, उसी को भाई कहा जाता है रीति काल। रीति काल का जो समय कहोगे तो भाई मेरे 17वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। क्या बोला मैंने कि 17वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का जो समय भाई मेरे रीति काल है। रीति काल को भाई मेरे हम लोग श्रृंगार काल भी कहते हैं। श्रृंगार काल इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय अगर आप लोग देखोगे तो इस समय जो कविताएं थी या जो कविताएं लिखी जा रही थी उसमें अगर आप देखोगे तो प्रेम को लेकर के, वियोग को लेकर के, प्रेम मतलब भाई जब प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते नॉर्मल प्रेम है, वियोग का मतलब होता कि जब दोनों बिछुड़ जाते मिल नहीं पाते, वियोग रस। तो और रीति काल को भाई मेरे अलंकृत काल भी कहा जाता है, क्योंकि रीति काल में देखोगे कवियों ने भाई मेरे कि ज्यादातर अपनी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग किया, जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है, यानी अलंकार का प्रयोग कह सकते कहां पर देखने को मिलता है, वो भाई मेरे हमारा रीति काल। तो रीति काल में अगर आप देखोगे श्रृंगार को लेकर के, प्रेम को लेकर के, वियोग को लेकर के, यानी रीति काल जो उसमें कह सकते भाई नायक नायिका यानी प्रेमी प्रेमिका, इसको कह सकते भाई मेरे
कि नायक नायिका की भेद वाली जो कविताएं थी वह रीति काल में लिखा गया। रीति काल के कौन कवि हैं? जैसे बिहारी हैं, केशवदास हैं, भूषण हैं, ये सब भाई मेरे रीति काल के कवि हैं। और रीति काल में एक बात याद रखिएगा, रीति काल में जो कविताएं लिखी गई वो खास तौर से नियमों के अनुसार, नियम, छंद, अलंकारों के साथ, यानी कविता लेखन का जो तौर तरीका है उस तौर तरीके से जब कविता लेखन का दौर शुरू हुआ वही भाई मेरे रीति काल है। रीति काल में कह सकते हैं श्रृंगार को लेकर के, प्रेम को लेकर के, वियोग को लेकर के, नायक नायिका जिसको हीरो हीरोइन कह सकते भाई मेरे आप अपनी लैंग्वेज में, नायक नायिका की प्रेम वाली जो कविताएं लिखी गई वही भाई हमारा क्या है? रीति काल है। अब देखिएगा रीति काल के भाई मेरे कौन सा समय था? आधुनिक काल। आधुनिक काल क्या है? कह सकते हैं 19वीं शताब्दी से लेकर के आज तक का जो समय है इसको हम क्या कहते हैं? आधुनिक काल। आधुनिक काल में भाई मेरे किस प्रकार, देखो आधुनिक काल जो था उस समय देश हमारा जो भाई मेरे अंग्रेजों का गुलाम था। देश क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए कह सकते हैं आधुनिक काल में भाई मेरे देशभक्ति को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के और सामाजिक समस्याओं को लेकर के, भाई समाज में गरीबी है, भुखमरी है, दहेज है, ठीक है, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्याएं हैं, तो इस कह सकते हैं समस्या प्रधान जो कविता लेखन का दौर शुरू भाई मेरे आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस समय अगर आप देखो जो कविताएं थी उसमें एक विशेष बात यह है कि भाई उन कविताओं में अगर आप देखोगे खास तौर से जो आधुनिक काल है उसमें यथार्थवाद, सामाजिक सच्चाई को लेकर के, सामाजिक हकीकत को लेकर के लिखा गया। तो भाई आधुनिक काल में देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के और किसानों की, मजदूरों की जो समस्या उसका जो साहित्य में लिखा भाई वही क्या है? आधुनिक काल। आधुनिक काल के भाई मेरे कौन कौन से कवि हैं? तो आधुनिक काल में भाई मेरे क्या है? जैसे आधुनिक काल में देखोगे तो आपको भारतेंदु युग मिलेगा। भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है। भारतेंदु किसे कहते हैं? कि भाई मेरे जिस समय भारतेंदु कविताएं लिखते थे बाकी कवि भारतेंदु जैसे लिखते थे। उसके बाद भाई द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में कहा जाता है द्विवेदी युग जो है उस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनकी जैसी कविता, छायावाद, प्रकृति को लेकर के, और कवि भाई मेरे छायावादी जो कवि थे, कवियों ने अपने अंतर मन को बात को लिखा। उसके बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद भी कह सकते हैं भाई मेरे हिंदी साहित्य में माना जाता है। तो भाई हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन किया जाता है ताकि भाई मेरे समझा जा सके कि साहित्य में क्या बदलाव आ रहा है। साहित्यिक प्रवृत्तियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए कह सकते भाई मेरे हिंदी साहित्य में कह सकते क्या किया गया भाई मेरे, एक काल विभाजन। क्या काल मतलब था समय और विभाजन मतलब यानी अलग अलग समय को भाई मेरे हिंदी साहित्य में हम लोग इसलिए बांटते हैं तो ताकि साहित्य में जो बदलाव आ रहा है, साहित्य में जो परिवर्तन आ रहा है, उन साहित्य में होने वाले परिवर्तन या बदलाव को बेहतर ढंग से समझा जा सके, यही भाई मेरे काल विभाजन है। और काल विभाजन को लेकर के एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो भाई मेरे आता ही आता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि काल विभाजन वाला जो क्वेश्चन है उसके आने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए इस क्वेश्चन को करके जाना ही जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भाई मेरे देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, रीति काल के नामकरण विषयक संबंधों पर भाई मेरे अपने मत विचार। और याद रखिएगा एग्जाम में रीति काल को लेकर के एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अरे रीति काल का मतलब सिंपल सा होता है भाई मेरे कि जिस समय प्रेम को लेकर के, नायक नायिका के प्रेम को लेकर के, श्रृंगार को लेकर के, वियोग को वियोग मतलब समझते यार जब दोनों बिछुड़ जाते हैं प्रेमी प्रेमिका और एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते रहते हैं, तो उस समय की जो कविताएं लिखी जाती है वो वियोग रस है। क्लियर। श्रृंगार क्या है? श्रृंगार मतलब होता है कि भाई मेरे प्रेम की कविता। श्रृंगार में कह सकते हो कि प्रेम रस भी आता है और वियोग रस भी आता है, उसमें प्रेम रस प्रेम वाली भी है। ठीक है, तो रीति काल में अगर आप कविताओं को देखोगे तो इस समय जो ज्यादातर ऐसे कवि भाई जिन्होंने प्रेम को लेकर के, वियोग को लेकर के कविता लिखी। दूसरा रीति काल की खासियत यह है कि रीति काल में जो कविताएं लिखी जा रही हैं वो कविता लिखने के जो नियम है, जो तौर तरीके हैं, उसी तौर तरीके से जब कविता लेखन का दौर शुरू हुआ वही रीति काल है। रीति काल का समय कब है बोलो तो भाई मेरे 17वीं शताब्दी से लेकर के और लगभग 19वीं शताब्दी तक कह सकते हो। 17 से लेकर के 19 तक का जो समय यही रीति काल है। ऐसे भी कह सकते कि 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक जो कविताएं लिखी गई है वो सारी रीतिकालीन कविताएं हैं। ठीक है, रीति काल भाई मेरे कह सकते हैं हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल है क्योंकि इसके नामकरण को लेकर के भाई मेरे विद्वानों में बड़ा मतभेद है। भाई अलग अलग लोग कह सकते भाई मेरे रीति काल का अलग अलग नाम रखे हुए हैं, यानी हर आदमी
हर सबका भैया एक मत नहीं है, एक विचार नहीं है। देखेगा रीति काल को लेकर के भाई मेरे अलग अलग मत कौन है, देखेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल कहा। रीति काल क्यों कहा? क्योंकि इस समय भाई मेरे जो कविताएं लिखी गई थी, वहां जो कविता लिखने का जो तौर तरीका है, जो नियम है, उसके अनुसार लिखी गई। अलंकारों का प्रयोग किया गया, यानी रीति काल में अगर आप देखो जो कविताएं थी वो अलंकृत, इसको कई सारे लोगों ने भाई रीति काल को अलंकृत काल कहा, क्योंकि ज्यादातर जो कवि है कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा करके, यानी नायक नायिका के वर्णन जो करते थे भाई मेरे लोग, बहुत बढ़ा चढ़ा के करते थे और अलंकारों का खूब प्रयोग करते थे। इसलिए रीति काल को कई सारे लोगों ने भाई कह सकते हो इसको अलंकृत काल कहा। लेकिन रीति काल को रीति काल किसने कहा? रीति काल नाम किसने दिया भाई मेरे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, इनको रीति काल कहते थे, क्योंकि काव्य रीति और अलंकारों की प्रधानता के कारण भाई इस समय अलंकारों को ज्यादा प्रयोग किया गया। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, उन्होंने भाई मेरे इसे रीति काल कहा। रीति काल का भाई मेरे दूसरा क्या नाम है? अलंकृत काल। मिस्र बंधुओं ने कह सकते हैं, मिस्र बंधु यानी दो भाई थे भाई मेरे, दोनों मिस्र थे, सरनेम है, ठीक है, बंधु मतलब दो भाई, तो मिश्रा नाम या मिस्र नाम के दो भाई थे, उन्होंने कह सकते भाई मेरे रीति काल को अलंकृत काल कहा। अलंकृत काल क्यों कहा? क्योंकि इस समय कह सकते भाई मेरी जो कविताएं लिखी गई उसमें अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग था, यानी कह सकते भाई मेरे अलंकारों का ज्यादा प्रयोग कर दिया गया, इसलिए कह सकते कई लोगों ने भाई मेरे रीति काल को अलंकृत काल कहा। अलंकारों का प्रयोग ज्यादा क्यों था? क्योंकि कविताओं को कह सकते भाई मेरे बढ़ा चढ़ा करके, क्योंकि कविता के शब्दों में सुंदरता लाने के लिए जब कवि अलंकारों का प्रयोग करता है, ठीक है, होता है। और कह सकते रीति काल के ज्यादातर जो कवि हैं वो अलंकारों का ज्यादा प्रयोग करते थे, इसलिए कह सकते मिस्र बंधुओं ने रीति काल को भाई मेरे क्या कहा? अलंकृत काल कहा। अगला भाई रीति काल को कुछ लोगों ने भाई मेरे श्रृंगार काल का, श्रृंगार, कुछ विद्वान भाई मेरे जो है वो रीति काल को श्रृंगार काल कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कविताएं हैं अगर आप देखोगे रीति काल में प्रेम को लेकर के हैं, प्रेम को लेकर के, वियोग को लेकर के, श्रृंगार को लेकर के। रीति काल में ज्यादातर जो कविताएं थी वो प्रेम को लेकर के, श्रृंगार को लेकर के, वियोग को लेकर के लिखी गई, इसलिए कह सकते भाई मेरे कई सारे कवियों ने रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा, कि प्रेमी प्रेमिका की जो कविताएं हैं, ठीक है, या राजाओं के प्रेम का जो वर्णन भाई मेरे जो कवि करते थे, इसलिए इसे कह सकते हो कि कौन सा काल कहा गया भाई मेरा? श्रृंगार काल, ठीक है। कुछ लोगों ने, कुछ कवियों ने भाई कह सकते हैं कि रीति काल को कला काल कहा, कुछ आलोचकों ने कह सकते हैं भाई मेरे रीति काल को कला प्रधान काल कहा। जिस समय कलाओं का कह सकते भाई मेरे बहुत ज्यादा विकास हुआ, इसलिए इसको रीति काल को हम लोग कौन सा काल कहते हैं? कला काल भी कहा जाता है। कुछ आलोचक इसको कला प्रधान साहित्य युग माना जाता है, क्योंकि भाई इस समय कह सकते कलाओं का ज्यादा यूज हो गया, कलाओं का ज्यादा प्रयोग किया गया, इसलिए कह सकते इसको क्या काल, कौन सा काल कहा गया है भाई मेरे? कला काल कहा गया है। कह सकते कि कलाओं का अत्यधिक प्रयोग था, इसलिए इन सभी नामों में कह सकते भाई मेरे जो सबसे फेमस नाम है रीति काल। रीति काल कह सकते सबसे प्रयुक्त नाम माना जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण साहित्य को बताता है कि भाई मेरे पूरे साहित्य को बताता है भाई मेरे रीति काल में एक विशेष प्रकार की जब कविता लेखन का दौर शुरू हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? रीति काल कहा जाता है, ठीक है। और रीति काल को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, ये मैं बता चुका हूं, इसलिए रीति काल वाला क्वेश्चन करके जाना ही जाना, छोड़ना नहीं, ठीक है भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों की विवेचना करो। भाई मेरे जो भक्ति आंदोलन है उसके क्या क्या कारण थे भाई? ऐसे कौन से कारण से, जिस कारण से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई? एक बात याद रखो भाई मेरे कि हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे तो ऊंची जातियों का बड़ा दबदबा रहा, खास तौर से ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन जातियां। अगर आप देखो भाई मेरे हिंदू समाज में क्या है कि जो दलित हैं, आदिवासी हैं, SC ST जो OBC हैं, अगर आप उनको देखोगे तो भाई मेरे उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित था, वो मंदिर में घुस नहीं सकते थे। तो भाई वो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, वो ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे? और इसी प्रकार से भाई अगर आप देखोगे तो भारत में जातिवाद इतना ज्यादा था कि भाई मेरे दलितों का, आदिवासियों का, SC ST लोगों का अगर आप देखोगे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो भाई मेरे वो लोग भक्ति कैसे करेंगे ईश्वर की? क्योंकि हिंदू धर्म में कहा गया है कि भाई मेरे मोक्ष पाना जरूरी है,
मोक्ष मतलब स्वर्ग जाना जरूरी है, समझ गए यार। तो मोक्ष कैसे मिलेगा, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं भैया स्वर्ग मिलेगा, तो भाई लोगों को मोक्ष कैसे मिलेगा? तो मोक्ष पाने के भाई मेरे हिंदू धर्म में 3 रास्ते हैं। मोक्ष का पाने का कितना रास्ता है भाई? 3 तरीका है। पहला तरीका है भाई मेरे ज्ञान के जरिए, क्या है? यानी आप ज्ञान प्राप्त कर लो और आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको परमात्मा मिल जाएगा। दूसरा है भाई मेरे कर्म, कर्म करिए, अच्छा कर्म करो, मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि ज्ञान के जरिए मोक्ष पाना, मुक्ति पाना कठिन है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है, समझ गए। दूसरा भाई तरीका क्या, मोक्ष पाने का तरीका हिंदू धर्म में क्या है भाई? ज्ञान, कर्म के जरिए। तो भाई हर कोई व्यक्ति कर्म तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि कर्म करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो भाई कर्म भी हर कोई नहीं कर सकता, ज्ञान भी हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। और कह सकते हैं कि मोक्ष पाने का जो रास्ता, मुक्ति पाने का जो रास्ता, तीसरा तरीका भाई मेरे भक्ति। भक्ति जो कह सकते भाई मेरे सबसे सरल मार्ग है, क्या है? भक्ति, यानी ईश्वर की भक्ति करके मोक्ष पाया जा सकता है। और हिंदू धर्म का कह सकते भाई मेरे सबसे आखिरी तत्व ही कि हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? भगवान की भक्ति भाई मेरे व्यक्ति इसलिए करता ताकि उसको मोक्ष मिले, ताकि उसको दोबारा इस धरती लोक पर आकर के जन्म लेने ना पड़े। इस जन्म और मरण से आपको छुटकारा मिल जाए, आपको मुक्ति मिल जाए, इसलिए हम लोग बात के मोक्ष पाना। तो भाई भक्ति एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए मोक्ष पाना सबसे आसान है। लेकिन भाई भक्ति कैसे करोगे? भक्ति तो भाई मंदिरों में आके होती थी। तो भाई दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी भाई मंदिर में प्रवेश आ ही नहीं सकते हैं, तो भक्ति कैसे करेंगे? उनको मोक्ष कैसे मिलेगा? तो भक्ति आंदोलन से जो संत थे भाई, उन्होंने कहा कि आपको भगवान की भक्ति करनी तो मंदिर में आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे भक्ति कर सकते हैं। अरे भाई मेरे, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसको किसने कहा? इसको रविदास, संत रविदास ने कहा। कबीर दास कहते हैं कि भाई मेरे, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। भाई जो विद्वान व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसकी जाति महत्व नहीं है, उसका जाति का महत्व कोई महत्व नहीं है, समझ गए। उसी प्रकार से देखोगे भाई मेरे कि भारत में क्या हो रहा था कि हिंदू धर्म में इतना जातिवाद था कि एससी, एसटी, ओबीसी, जो दलित आदिवासी लोग हैं भाई मेरे, वो परेशान होकर के दूसरे धर्म में चले जाते थे। तो भक्ति आंदोलन कह सकते भाई मेरे, हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, हिंदू धर्म में जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, सती प्रथा है, बलि प्रथा है, तो हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, जो सामाजिक बुराइयां थी, उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जो साहित्यिक आंदोलन चला, वही भक्ति आंदोलन है, समझ गए। क्योंकि हिंदू धर्म में देखोगे तो समाज में जातिवाद है, समाज में ऊंच नीच बहुत ज्यादा है, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ अगर आप देखेंगे भाई, तो समाज में गैर बराबरी है, समाज में छुआछूत बहुत ज्यादा है। तो ये लोग भाई परेशान होकर के दूसरे धर्म में चले जाते थे। तो कह सकते हिंदू धर्म के जो संत थे, उनको लगा कि भाई मेरे, हिंदू धर्म के लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जा रहे, इसलिए हिंदू धर्म में जो कुरीतियां, बुराई, उनको दूर करना जरूरी है। इसलिए कह सकते भाई हिंदू संतों के द्वारा जो साहित्यिक आंदोलन चलाया गया ताकि हिंदू धर्म में बुराई को दूर किया जा सके, वही भक्ति आंदोलन है। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। धार्मिक इसलिए था क्योंकि भक्ति आंदोलन में ईश्वर की भक्ति पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। और इस समय कहा गया भाई भक्ति एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए परमात्मा को पाया जा सकता है। भक्ति एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए परमात्मा को पाया जा सकता है। परमात्मा को पाने के लिए भाई मेरे, मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन पवित्र है तो आपको परमात्मा वैसे मिल जाएगा। मैंने बोला भी कि हरिका बजे से हरिका हुई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, ठीक है। ईश्वर किसी से उसकी जाति पाति नहीं पूछता। जिसने भाई ईश्वर भगवान को भज लिया, भगवान उसके हो जाएंगे। तो कह सकते हो कि भाई मेरे, भक्ति आंदोलन इसलिए हो रहा है ताकि हिंदू समाज में जो कुरीतियां, बुराई, उनको दूर किया जाए। भाई भक्ति आंदोलन का कारण क्या? पहला भाई मेरे, राजनीतिक कारण। भारत में भाई मेरे इतने ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए, मुसलमानों ने आक्रमण किया, डचों ने आक्रमण किया, इतने सारे विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया। और भारत में जब मुस्लिम शासन आया तो कह सकते भाई भारतीय जनता में बहुत असंतोष है। जनता खुद को भाई असहज महसूस कर रही है, असुरक्षित महसूस कर रही है, और आम जनता को भाई मेरे शांति की तलाश थी। इसलिए कह सकते भाई मेरे, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। देखो कि कई सारे लोग भाई मेरे परेशान होकर के इस्लाम को अपना लेते थे, या दलित, एससी, एसटी भाई, ओबीसी जो थे, इनके साथ इतना ज्यादा हिंदू धर्म में जातिवाद, भेदभाव हो रहा था कि लोग परेशान होकर के भाई इन लोगों ने, खासतौर से इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया।
इसलिए हिंदू धर्म के जो संत थे उन्होंने भाई हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए कह सकते हैं क्या भाई मेरे, ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। दूसरा भाई धार्मिक आडंबर, भाई हिंदू धर्म में इतना ज्यादा झाड़ फूक है, टोना टोटका है, सती प्रथा, बलि प्रथा है, तो इनसे परेशान होकर के भी कह सकते हैं इन सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कह सकते हैं भाई मेरे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। हिंदू धर्म में जो कर्म कांड है, जो बाय आडंबर है, झाड़ फूक है, टोना टोटका खूब चलता है, आप सबको पता होगा हमारे यहाँ खूब चलता है सब, झाड़ फूक टोना टोटका कर्मकांड खूब होते हैं अपने यहाँ पर। ये व्रत कर लो, फलाना कर लो, ये चीज कर लो, ये भला हो जाएगा, पति की उम्र बढ़ जाएगी, बेटे की उम्र बढ़ जाएगी। इस प्रकार से बाह्य आडंबर जो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा है। तो इन आडंबरों के विरोध में कह सकते भाई मेरे हिंदू संतों द्वारा जो आंदोलन चला वह भक्ति आंदोलन है। जाति व्यवस्था, भाई हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे तो जाति व्यवस्था बहुत कठोर जाति व्यवस्था है कि भाई मेरे अपनी जाति में शादी करना, आप दूसरे जाति में शादी नहीं कर सकते, ब्याह नहीं कर सकते हैं। एक जाति का व्यक्ति भाई मेरे दूसरी जाति के यहाँ पर खाना नहीं खाता है। तो समाज में जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, इन सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए भी कह सकते भाई मेरे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। जो समाज में जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, उस जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव को दूर करने के लिए कह सकते भाई मेरे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। दूसरा भाई इस्लाम का प्रभाव, भारत पर भाई मेरे जब मुसलमानों ने आक्रमण किया और अपना यहां पर शासन स्थापित किया, तो इस्लाम के आने से कह सकते कि हिंदू धर्म को एकजुट रखने के लिए, हिंदू समाज को एकजुट रखने के लिए भाई मेरे हिंदू समाज के लोगों में कह सकते भाई मेरे भाईचारा और बंधुत्व की भावना को जगाने के लिए कह सकते भाई मेरे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। क्योंकि हिंदू समाज में अगर आप देखोगे भाई जातिवाद बहुत ज्यादा है और समाज कह सकते हो समाज में बड़ी टूटन है। हिंदू समाज में अगर आप देखोगे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र हैं, और यहां पर देखोगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़ दें तो बाकी वर्णों की जो स्थिति है काफी खराब है। इसलिए समाज में भाई मेरे एकता व भाईचारे को बढ़ाने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और भारत में जिस प्रकार से इस्लाम आता है और इस्लाम से कह सकते बहुत सारे लोग इस्लाम को अपना लेते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए भी कह सकते भाई मेरे भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा भाई दक्षिण भारत में भक्ति की परंपरा, देखो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो उत्तर भारत से नहीं, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब यहां से नहीं हुई, मध्य प्रदेश से, बल्कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है दक्षिण भारत से हुई थी। और इसको किसने शुरू था भाई मेरे, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शुरू किया था। भाई दक्षिण भारत में यानी तमिलनाडु, और तमिलनाडु में देखोगे तो तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों ने कह सकते भाई मेरे भक्ति परंपरा को शुरू किया। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से होती है, वही भक्ति आंदोलन कह सकते भाई मेरे आगे बढ़कर के उत्तर भारत तक पहुंचता है। भक्ति आंदोलन में अगर आप देखो भाई मेरे क्षेत्रीय भाषाओं का बड़ा विकास हुआ, क्योंकि भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे तो जैसे अवधी है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, ब्रज है, इन भाषाओं में कह सकते भाई मेरे काव्य को लिखा गया, या भक्ति काव्य का लेखन इन भाषाओं में। इससे कह सकते भाई मेरे कि भक्ति आंदोलन में जो जन भाषाएं हैं, जो सामान्य लोकल भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इन क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी कह सकते भाई मेरे भक्ति आंदोलन, क्योंकि भक्ति साहित्य जो है ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, इन भाषाओं में लिखा गया। इससे कह सकते भाई मेरे इससे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास वो भक्ति आंदोलन के कारण। सामाजिक समरसता, भाई भक्ति आंदोलन से अगर आप देखोगे तो हमारे समाज में मानवता, प्रेम और समानता का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन कह सकते भाई मेरे जो हिंदू समाज में भाई एक दूसरे से प्रेम करिए, जातिवाद भेदभाव मत करिए, और सभी बराबर हैं, सभी एक समान हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, भाई सभी बराबर हैं। और जिस प्रकार से हिंदू समाज में जातिवाद है उसकी जगह पर समानता, भाईचारे का संदेश भाई कौन देता है, या भक्ति आंदोलन देता है। भक्ति आंदोलन ने कह सकते भाई मेरे भारतीय समाज में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत कौन करता भाई मेरे, ये भक्ति आंदोलन करता है। और भक्ति आंदोलन को लेकर के कह सकते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये कन्फर्म आएगा ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो। देखिएगा भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, छायावादी कविता की विशेषता बताओ। भाई जो छायावाद है, छायावाद में किस प्रकार की कविता लिखी गई। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 1918 से लेकर के 1936 तक इस समय टाइम पीरियड है। 1918 से लेकर के 1936 तक जो कविताएं लिखी गई हैं उन्हीं को भाई मेरे कहा जाता है छायावादी।
छायावाद की अगर मैं बात करूं तो छायावाद में अगर आप देखोगे तो प्रकृति को लेकर के, झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़। दूसरा भाई मेरे व्यक्तिवाद को लेकर के। व्यक्तिवाद मतलब समझते हो कि व्यक्तिवाद का मतलब यानी जो इस यानी छायावादी जो कवि थे, कवि भाई मेरे अपने मन की यानी उसके मन का क्या, वो उसके मन का उसके उसके जीवन में क्या समस्याएं हैं या उसने भाई मेरे क्या चीजें महसूस की हैं। यानी छायावाद के जो कवि थे भाई मेरे, उनके जीवन, कवि जो भाई अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। कवियों ने कह सकते भाई मेरे जब अपने मन की भावनाओं को या अपने मन के इमोशन को कविताओं में लिखा, वही छायावाद है। छायावाद में देखोगे प्रकृति प्रेम को लेकर के, सौंदर्य को लेकर के, वियोग को लेकर के, और कहीं कहीं पर देखोगे तो छायावाद में भाई भक्ति को लेकर के भी है। तो 1918 से लेकर के 1936 तक का जो समय है यही छायावाद है। तो देखिए भाई मेरे, छायावाद को भाई मेरे हिंदी कविता का स्वर्ण युग माना जाता है। हिंदी कविता का स्वर्ण युग कौन है भाई मेरे? छायावाद है। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन है? वो भक्ति काल है। समझ गए? तो छायावाद को हिंदी कविता का स्वर्ण युग माना जाता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं भाई अंग्रेजी में गोल्डन पीरियड। ठीक है। छायावाद का जो समय भाई मेरे 1918 से लेकर के 1936 तक जो समय छायावाद है। अब इसकी विशेषता देखिएगा, छायावाद में भाई मेरे किस प्रकार की कविता लिखी गई? तो व्यक्तिवाद को लेकर के, क्योंकि छायावादी जो कवि थे भाई मेरे, कवियों ने अपनी मन की भावनाओं को अपनी कविताओं में व्यक्त किया। भाई कवि के मन की जो भावनाएं थी, जो इमोशंस थे, कवियों ने अपने मन की भावनाओं को कह सकते जब कविता में लिखा, वही भाई मेरे कह सकते छायावादी कविता है। दूसरा भाई मेरे प्रकृति प्रेम को लेकर के, इस समय के जो कवि थे कह सकते भाई उन्होंने प्रकृति प्रेम को लेकर के, प्रकृति प्रेम या ईश्वरीय प्रेम को लेकर के, प्रकृति का मानवीयकरण भाई इस समय कह सकते किया गया। छायावादी जो कवि थे अगर आप देखेंगे तो प्रकृति प्रेम को लेकर के, क्योंकि इसमें जैसे भाई मेरे झील है, झरना है, नदी है, तालाब है, तो कवि जो थे भाई मेरे वो प्रकृति को सिंबॉलिक मान करके, जैसे भाई किसी को दुख कहना है तो भाई नदी को माध्यम बना करके या आंसू को माध्यम बना करके या झरना को माध्यम बना करके अपनी कविता लिखता। तो छायावादी कवियों देखोगे तो भाई प्रकृति प्रेम का जो चित्रण है वो छायावादी कवियों ने खूब किया। दूसरा भाई रहस्यवाद को लेकर के, दूसरा भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, तो और अध्यात्म क्या है। तो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर क्या है, इसको इस प्रकार की जो अलौकिक शक्ति है इसको लेकर के भी कह सकते भाई मेरे छायावाद में कविता लेखन का दौर रहा। छायावाद में अगर आप देखोगे तो रहस्यवादी कविता, रहस्यवाद क्या है भाई, ईश्वर क्या है, ईश्वर के रहस्य को जानने वाली जो कविता का दौर है कह सकते वो भी भाई मेरे छायावाद में रहा। दूसरा भाई मेरे सौंदर्य बोध को लेकर के, नारी के सौंदर्य को लेकर के, प्रकृति के सौंदर्य को लेकर के, मन का सौंदर्य के भाई जो मन की सुंदरता है, तो सौंदर्य का जो बोध का जो समय है वो भी कह सकते भाई मेरे क्या छायावाद में। छायावाद में अगर आप देखोगे तो सौंदर्य बोध को लेकर के जो कविता लेखन का जो दौर रहा वो छायावाद में रहा। प्रेम का भी कह सकते भाई मेरे जो चित्रण है छायावादी कविता में देखोगे तो प्रेम है, यहां पर ईश्वरीय प्रेम कह सकते हो या प्रकृति प्रेम है, यह कह सकते भाई मेरे स्त्री प्रेम कह सकते। दूसरा भाई कल्पनाशीलता, यानी कह सकते छायावादी जो कवि भाई मेरे यानी इमेजिनेशन जिसको बोलते काल्पनिक, कल्पना को कह सकते भाई मेरे छायावाद में विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि छायावादी कवि जो है कह सकते कोई काल्पनिक यानी कल्पना के सहारे भाई ये लोग क्या करते थे, अपनी कविता को लिखते थे। क्योंकि भाई मेरे अगर कोई कवि प्रकृति का चित्रण करता है, कह रहा है कि नायिका की आंखों में भाई मेरे झरने से जैसे बहरी, इसका मतलब क्या कि भाई आप एक प्रकार से कल्पना कर रहे हैं। तो कल्पना प्रधान जो कविता लेखन का दौर रहा भाई मेरे वो छायावाद में रहा। यानी इसमें जो कवि थे वो इमेजिनेशन करके कल्पना के सहारे कह सकते भाई मेरे जो कविताएं लिखी गई वो छायावाद में लिखी जा रही थी। दूसरा नारियों के प्रति सम्मान, छायावाद में अगर आप देखो भाई नारियों को भाई मेरे बड़ी श्रद्धा से या प्रेरणा के रूप में चित्रित किया गया। छायावादी कवि भाई मेरे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं के मन में जो श्रद्धा है, जो भावना है, उसका चित्रण कह सकते छायावादी कविताओं में किया गया। दूसरा भाई मेरा देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, छायावाद में भाई मेरे अगर आप देखोगे तो देश प्रेम को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, क्योंकि छायावाद का जो समय अगर आप देखो भाई तो 1918 जो है और 1936 का जो समय, इस समय भाई अगर आप देखोगे तो हमारा देश गुलाम है अंग्रेजों का। तो इस समय अगर आप देखोगे देशभक्ति को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के, इसी समय देखोगे तो महात्मा गांधी के आंदोलन होते हैं।
तो इस समय जो कविताएं हैं उसमें देखोगे छायावाद में भी वीर रस की कविता या देश प्रेम की कविता, अंग्रेजों के शोषण व दमन की कविता का जो दौर है कह सकते भाई मेरे, वह भी छायावाद में रहा। तो छायावाद में राष्ट्रीय चेतना को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के जो कविताएं लिखी गई वो छायावाद में रहा। दूसरा भाई संगीतात्मक भाषा रही। छायावाद में अगर आप देखोगे बहुत ही कोमल ढंग से, बहुत ही मधुर लय के साथ कह सकते भाई मेरे, लयात्मक भाषा का प्रयोग जो है वो छायावाद में किया गया। छायावाद के कह सकते भाई मेरे चार प्रमुख कवि हैं। छायावाद में मुख्यतः चार ही कवि हुए हैं, जिसमें अगर आप देखोगे जयशंकर प्रसाद कह सकते भाई छायावाद का एक महत्वपूर्ण कवि है, जिनको हम जयशंकर प्रसाद। दूसरे हैं भाई मेरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला हैं, ये भी कह सकते भाई मेरे छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। क्या है? छायावाद का महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो अगर आप देखोगे तो कौन है भाई मेरे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं। अगला भाई मेरे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है, इनको भाई प्रकृति प्रेमी कवि भी कहा जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, यह भी क्या है भाई मेरे, छायावाद की कवि हैं। और भाई मेरे छायावाद में अकेली एक महिला कवित्री है जिसका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा क्या भाई मेरे, यह भी छायावाद की कवित्री हैं। ठीक है, और इसका निष्कर्ष देखिएगा, छायावाद ने भाई मेरे हिंदी कविता को नई संवेदनशीलता, नया सौंदर्य और नई अभिव्यक्ति भाई किसने प्रदान की? छायावाद। और छायावाद को लेकर के कह सकता हूं कि भाई मेरे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, हिंदी उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियां बताओ। भाई हिंदी उपन्यास जो है वो भाई कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर हिंदी में उपन्यास लिखे गए? तो देखिए भाई मेरे, हिंदी उपन्यास भाई मेरे आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण विधा है। नहीं, अगर आप देखोगे हिंदी साहित्य में भाई मेरे उपन्यास लिखने का दौर भी शुरू रहा, जिसमें खास तौर से अगर आप देखो भाई मेरे प्रेमचंद को भाई मेरे उपन्यासकार भी कहा जाता है, जिन्होंने कह सकते भाई मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे, जिन्होंने भाई मेरे गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, इस प्रकार से कह सकते भाई मेरे प्रेमचंद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास क्या है भाई? उपन्यास सामाजिक समस्याओं को लेकर के, राजनीतिक समस्याओं को लेकर के और सांस्कृतिक समस्याओं को लेकर के भाई मेरे क्या लिखा जाता है? उपन्यास लिखा जाता है। तो उपन्यास की भाई मेरे प्रमुख प्रवृत्ति क्या? प्रमुख प्रवृत्ति का मतलब यानी उपन्यास जो लिखे गए वो भाई मेरे कौन कौन से विषयों पर लिखे गए? हिंदी साहित्य में जो उपन्यास का लेखन किया गया उसमें भाई मेरे कौन कौन से विषय? पहले भाई जैसे भाई सामाजिक प्रवृत्ति, सामाजिक समस्याओं को लेकर के, समाज में भाई मेरे कौन कौन से, जैसे दहेज है, भुखमरी है, गरीबी है, लड़कियों की भाई मेरे कम उम्र में शादी कर दी जाती है, या लड़की की शादी कह सकते भाई मेरे एक बड़े उम्र के लड़के के साथ कर दी जाती है। समाज में भाई सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, बलि प्रथा है। तो सामाजिक समस्या को लेकर के भी कह सकते भाई मेरे उपन्यास लिखा गया। जिसे प्रेमचंद का उपन्यास भाई मेरे गोदान, किसानों की समस्या को लेकर के लिखा गया है। उसी प्रकार से गबन उपन्यास है प्रेमचंद जी का, निर्मला है, सेवा सदन है। इस प्रकार के जो अगर उपन्यासों की बात करूं भाई क्या है, ये सामाजिक समस्या को लेकर के लिखे गए उपन्यास। अगला भाई यथार्थवाद, जीवन की वास्तविक समस्याओं को लेकर, जैसे किसानों की समस्या को लेकर के भाई मेरे जो उपन्यास लिखे गए हैं, या मजदूरों की समस्याओं को लेकर के, महिलाओं की समस्याओं को लेकर के अगर आप देखोगे तो भाई मेरे जैसे निर्मला उपन्यास है, ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास है। तो ऐसे उपन्यास है भाई मेरे कह सकते हो कि जो जीवन की वास्तविक सच्चाई बताती है, यानी यथार्थवाद को लेकर के जो उपन्यास लिखे भाई, जो मनुष्य के जीवन की, महिलाओं के जीवन की जो वास्तविक सच्चाई बयां करते हैं या वास्तविक सच्चाई बताते हैं, इस प्रकार के कह सकते भाई मेरे उपन्यास लिखे गए। दूसरा आदर्शवाद को लेकर के, भाई हमें आदर्शवाद का पालन करना चाहिए, आदर्शवाद और नैतिकता को लेकर के भाई मेरे अगर आप देखो कुछ ऐसे भी उपन्यास लिखे जिसमें आदर्शवाद है। जिसे अगर आप देखोगे जैसे भाई प्रेमचंद का उपन्यास अगर आप देखोगे तो उसमें कर्मभूमि उपन्यास है, कर्मभूमि, रंगभूमि ऐसे उपन्यास हैं जिसमें भाई अनैतिक मूल्यों और आदर्शों की बात की जाती है। अगला जैसे भाई मेरे मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी लिखे गए। अगर मैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की बात करूं, जैसे आपका बंटी जो है मन्नू भंडारी का उपन्यास है, उसी प्रकार से मानस का हंस जो है, या भाई कह सकते एक प्रकार से अमृतलाल नागर का उपन्यास है, ठीक है। उसी प्रकार से भाई अगर आप देखोगे तो मृगनयनी एक उपन्यास है।
जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जाता है। कि जैसे अगर आप देखो भाई मेरे, आपका बंटी जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जो एक बच्चे की मन की भावना को कह सकते भाई मेरे व्यक्त करता है। दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास भी होते हैं, जैसे मैंने आपको मृगनयनी उपन्यास बताया, मृगनयनी उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास उसको कहते हैं जो इतिहास की घटनाओं पर भाई मेरे उपन्यास लिखे गए। इतिहास की घटनाओं के आधार पर और इतिहास के जो पात्र हैं उसके आधार पर भाई मेरे जो उपन्यास लिखे गए हैं उसको ऐतिहासिक उपन्यास, इतिहास वृत्तात्मक उपन्यास कहा जाता है। जैसे मैंने एक उपन्यास का नाम भी आपको बताया था, मृगनयनी उपन्यास, जो राजा मानसिंह और उनकी प्रेमिका मृगनयनी के ऊपर लिखा भाई मेरे जो उपन्यास है वो मृगनयनी उपन्यास है, जिसको ऐतिहासिक उपन्यास कह सकते हो। अगला भाई मेरे आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास का मतलब भाई जो ऐसे उपन्यास जो गांव के बारे में, गांव का चित्रण करते हैं, गांव की समस्या को बताते हैं और क्षेत्रीय संस्कृति का वर्णन करते हैं, भाई वो क्या है, आंचलिक उपन्यास हैं। यानी ग्रामीण समस्याओं को लेकर के, गांव की समस्या को लेकर के जो उपन्यास लिखे गए हैं, अगर हम उन उपन्यासों की बात करें तो भाई कैसे हैं, वो आंचलिक उपन्यास कहे जाते हैं। कि गांव की जो समस्या है, ग्रामीण जीवन की जो समस्या है, उसका जो चित्रण कौन करता है भाई मेरे, ये आपके ग्रामीण जीवन के जो उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास। अगला भाई नारी चेतना को लेकर के, महिलाओं की समस्याओं को लेकर के और महिलाओं के अधिकारों को लेकर के भाई मेरे उपन्यास लिखे जाते हैं। महिलाओं की भाई मेरे जैसे सती प्रथा, बलि प्रथा, दहेज, महिलाओं की भाई शिक्षा को लेकर के, या कम उम्र में शादी कर दी जाती है, ठीक है, या दहेज के कारण कह सकते भाई मेरे बहुत सारी महिलाओं को योग्य लड़का नहीं मिल पाता है। तो महिलाओं की समस्याओं को लेकर के जो उपन्यास, ऐसे भी भाई उपन्यास जैसे निर्मला उपन्यास है, त्यागपत्र उपन्यास है, जो महिलाओं की समस्याओं की बात करता है, ठीक है। जिन उपन्यासों में भाई मेरे जो मुख्य पात्र है एक महिला है और पूरा उपन्यास की कहानी भाई मेरे उसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो महिला पात्र उपन्यास भी कह सकते भाई मेरे लिखे गए, ठीक है, जिसमें महिलाओं की समस्या, उनके अधिकारों का भाई मेरे वर्णन किया गया है। अगला भाई दलित चेतना को लेकर के, भाई दलितों के संघर्ष को लेकर के, दलितों के कह सकते जो दलित, SC ST आदिवासी जो दलित वर्ग के लोग हैं, इनका भाई मेरे किस प्रकार से शोषण होता, किस प्रकार से दमन होता है, और इनके संघर्षों को लेकर के भाई मेरे जो उपन्यास लिखे गए हैं वो दलित चेतना के उपन्यास हैं, जिसमें दलितों के संघर्षों का वर्णन कह सकते भाई मेरे किया गया है। अगला भाई मेरे राजनीतिक चेतना को लेकर के भी उपन्यास लिखे गए। अगर कुछ उपन्यासों की बात करोगे भाई मेरे जिसमें राजनीतिक बारे में या राजनीतिक घटनाओं का या राजनीतिक विचारों का भाई मेरे जिक्र किया गया है, ऐसे कौन से उपन्यास है, राजनीतिक चेतना वाले उपन्यास हैं। भाई हिंदी जो उपन्यास है, उपन्यास भाई मेरे समाज का दर्पण होता है। हमारा समाज जैसे होता है उपन्यास में भाई मेरे उसी प्रकार की चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो सामाजिक समस्याओं को लेकर के, सामाजिक यथार्थ को लेकर के, महिलाओं की समस्याओं को लेकर के, दलितों की समस्याओं को लेकर के, आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर के भाई मेरे जब उपन्यास लिखे गए वही उपन्यास हैं, जिसमें भाई मेरे प्रेमचंद के बहुत फेमस उपन्यास मैंने बताया, गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, निर्मला है, ठीक है। अगर उपन्यास की बात करूं तो भाई मन्नू भंडारी ने उपन्यास आपका बंटी लिखा, बहुत बढ़िया उपन्यास है। उसी प्रकार से अमृत लाल नागर का भाई कह सकते कि मानस के हंस जो तुलसीदास पर लिखा गया उपन्यास है। मृगनयनी उपन्यास है जो एक प्रकार के ऐतिहासिक उपन्यास है। तो हिंदी उपन्यासों को लेकर के भाई या प्रेमचंद के कौन कौन से उपन्यास है, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास मैंने बताया, गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सब प्रेमचंद के उपन्यास हैं, ठीक है। तो इस हिंदी उपन्यास को लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आएगा तो जो मैं बता रहा हूं यही लिख करके। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, रीति मुक्त और रीतिबद्ध भाई मेरे काव्य क्या होती है, यानी रीति मुक्त कविता क्या है और रीतिबद्ध क्या है, यानी रीति मुक्त काव्य कौन से थे और रीतिबद्ध काव्य क्या है। तो देखिएगा मेरे जो रीतिबद्ध हैं, सबसे पहले रीतिबद्ध बताता हूं। इसमें कह सकते कविता जो थी भाई मेरे, कविता के नियमों के आधार पर, यानी जो कविता भाई मेरे नियमों के आधार पर जो लिखी गई, यानी कविता लिखने का जो तौर तरीका है, उस तौर तरीके से जब कविता लिखी गई उसको कहा जाता भाई मेरे रीतिबद्ध कविता। रीतिबद्ध का मतलब होता कि जब कविताओं को छंदों के साथ, अलंकारों के साथ या बिंबों के साथ या कविता लिखने के जो तौर तरीके हैं, जो नियम हैं, उसके साथ भाई मेरे जब कविता लेखन किया गया, वही है रीतिबद्ध कविता।
रीतिबद्ध कविताओं में क्या, काव्य में क्या भाई मेरे, नायक नायिका को लेकर के, जिसको नायक है जैसे हीरो हीरोइन होता है, तो नायक नायिका को लेकर के और प्रेम को लेकर के ज्यादातर भाई मेरे कविताएं लिखी गई। यानी प्रेम को लेकर के, वियोग को लेकर के, यानी अगर आप रीतिबद्ध कविताओं की बात करेंगे तो प्रेम को लेकर के और वियोग को लेकर के, वियोग मतलब समझते हो भाई मेरे, कि जब प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वियोग। और नायक नायिका के भेद को लेकर के, यानी नायक कितना सुंदर है, नायिका का भाई कैसा है, उसका वर्णन। अगर आप देखेंगे रीतिबद्ध कविता में भाई अलंकारों का खूब ज्यादा प्रयोग किया गया है, अलंकारों का, और काल्पनिक कविताएं, इमेजिनेशन के आधार पर ज्यादा कविताएं किसमें लिखी गई भाई मेरे, रीतिबद्ध में। रीतिबद्ध कविताओं में अगर आप देखोगे तो अलंकारों का खूब प्रयोग किया गया है, जमकर के प्रयोग कह सकते हो कि कहां पर हमको दिखाई पड़ता है, रीतिबद्ध जो कविताएं हैं वो अलंकृत काल की कविताएं हैं जिसमें अलंकारों का प्रयोग ज्यादा है। और ये जो रीतिबद्ध जो कविताएं, इसमें काल्पनिकता ज्यादा है। क्या है, काल्पनिकता ज्यादा है, कल्पना का कह सकते हैं इन कविताओं में ज्यादा सहारा लिया गया है। दूसरा अगर आप देखोगे जो रीतिबद्ध कविताएं हैं, काव्य कला का प्रदर्शन किया गया है। रीतिबद्ध कविताओं में अगर हम लोग बात करें, काव्य जो कला है, कविता लिखने की जो कला है, उसका वर्णन कह सकते हो कि रीतिबद्ध कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। और रीतिबद्ध अगर मैं कविताओं की बात करूं तो केशव दास और बिहारी, क्या बोलोगे, केशव दास और बिहारी भाई मेरे कौन हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। और रीतिबद्ध जो कविता है इसका भाव बहुत कमजोर है भाई, इसमें इमोशंस या जो भाव हैं वो कम देखने को मिलेगा। यानी इमोशंस या भाव कह सकते हो कि रीतिबद्ध कविताओं में हम लोगों को बहुत कम दिखाई पड़ता है। और कह सकते हैं कला बहुत महत्वपूर्ण है, कला पक्ष कह सकते हो कि रीतिबद्ध जो कविताएं हैं इसमें छंदों का, अलंकारों का, बिंबों का, या कविता लिखने के जो नियम हैं, तौर तरीके जो हैं, उसका भाई मेरे ज्यादा प्रयोग किसमें किया गया है, रीतिबद्ध कविताओं में। अब रीति मुक्त कविता क्या है, तो भाई रीतिबद्ध से बिल्कुल अलग है। यानी ऐसी कविताएं जो रीति काल के जो नियमों को पालन नहीं करती हैं, रीति काल से बिल्कुल हट के जो कविताएं लिखी गई, उसको भाई मेरे कहा जाता है रीति मुक्त कविता, रीति मुक्त काव्य। तो भाई रीति काल के नियमों से अलग होकर के, मुक्त होकर के जो कविता लिखी गई भाई मेरे, वो रीति मुक्त कविता है। रीति मुक्त कविताओं में देखोगे तो स्वाभाविक प्रेम की बात की गई, इसमें प्रेम जो काल्पनिक नहीं है। रीति मुक्त कविताओं में देखोगे तो स्वाभाविक प्रेम है और प्रेम की अनुभूति को लेकर के क्या है, रीति मुक्त जो कविताएं हैं इसमें भाई मेरे अगर आप देखोगे तो प्रेम है, लेकिन कैसा प्रेम है, काल्पनिक प्रेम नहीं है, स्वाभाविक प्रेम है। ठीक है। दूसरा अनुभूति को लेकर के, अनुभूति मतलब यानी आप जिन चीजों को भाई हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है, अनुभूतियों को लेकर के और स्वाभाविक प्रेम को लेकर के कविता कब लिखी भाई मेरे, रीति मुक्त काव्य में। दूसरा सरल और भावपूर्ण है, यानी कह सकते हैं कि जो रीति मुक्त कविता उनकी भाषा बहुत सरल है और उसमें भावना बहुत है, इमोशंस बहुत ज्यादा हैं। दूसरा अगर हम बात करें रीति मुक्त जो कविताएं भाई मेरे, इसमें भाव की अभिव्यक्ति है, यानी कह सकते हैं रीति मुक्त जो कविताएं हैं उसमें कवि अपने भाव को क्या करता है, व्यक्त करता है या बताने का प्रयास करता है। तो देखो भाई मेरे जो रीतिबद्ध कविताएं हैं, रीति मुक्त कविताओं में देखोगे तो कवि अपने क्या करता है भाई, अपने भाव यानी इमोशंस को अपनी कविताओं में भाई मेरे व्यक्त करता है। दूसरा अगर आप देखेंगे रीति मुक्त कवि कौन है, तो भाई मेरे घनानंद ठाकुर और आलम जो है कह सकते हैं रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद ठाकुर और आलम ये रीति मुक्त कवि हैं। भाई देखोगे रीति मुक्त का जो भाव पक्ष है बड़ा सशक्त भाव पक्ष है, यानी इमोशंस ज्यादा है रीति मुक्त कविताओं में देखोगे, क्योंकि प्रेम को लेकर के और प्रेम और स्वतः प्रेम जो स्वाभाविक प्रेम है, जो असली वास्तविक प्रेम जिसको कह सकते हो भाई मेरे, उस प्रकार के प्रेम को लेकर के कविताएं कब लिखी जा रही हैं, तो एक कह सकते भाई मेरे हमारा क्या है, रीति मुक्त कविताएं हैं। ठीक है, सशक्त प्रेम कह सकते। दूसरा भाव पक्ष कह सकते, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। देखो भाव पक्ष कह सकते हो कि इसमें रीति मुक्त कविता में भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीति मुक्त को लेकर के या रीतिबद्ध को लेकर के एग्जाम में भाई मेरे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो जो मैं आपको बता रहा हूं यही आपको हूबहू एग्जाम में भी लिखना है, बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, बिहारी की काव्य की विशेषता बताओ।
भाई कह सकते जो बिहारी एक कवि हैं, रीति काल का कवि जो बिहारी है, उसके काव्य में यानी उनकी कविता की क्या बतानी भाई मेरे, विशेषता बतानी। तो देखिएगा, रीति काल के प्रमुख कवियों में बिहारी लाल को भाई मेरे हिंदी साहित्य का अपनी बिहारी ने भाई मेरे किताब लिख रखी जिसका नाम है बिहारी सताई। और बिहारी सताई के लिए कह सकते भाई मेरे बिहारी को बहुत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि कह सकते बिहारी जो सताई है बहुत फेमस कृति है, या बहुत कह सकते भाई मेरे प्रसिद्ध बुक है, महत्वपूर्ण बुक है। कौन है? बिहारी सताई। तो बिहारी की कविता की विशेषता क्या है, या बिहारी भाई मेरे जो कविताएं लिखते थे उसमें क्या विशेष है या उसकी क्या खासियत है? तो बिहारी कह सकते रीति काल का कवि है, और कह सकते इनकी कविताओं में भाव बहुत है, भावनात्मक कविता है। यानी श्रृंगार को लेकर के या प्रेम को लेकर के कह सकते, श्रृंगार, वियोग या प्रेम को लेकर के भाई कविता लेखन किसने किया? बिहारी ने किया है। कला और भाषा का कह सकते हो बिहारी की कविताओं में अद्भुत दिखाई पड़ती हैं। बिहारी की काव्य विशेषता यानी बिहारी की भाई मेरी जो कविता है उसकी खासियत यानी विशेषता क्या? देखिएगा, श्रृंगार रस की प्रधानता है। बिहारी को भाई मेरे कहा जाता है जिसने प्रेम को और वियोग को, प्रेम मतलब भाई हीरो हीरोइन जब मिल जाते हैं, दो प्रेम करने वाले जो मिल जाते हैं भाई हम लोग उसको बोलते हैं प्रेम रस। ठीक है, प्रेम रस और वियोग रस। वियोग रस यानी जिसको कह सकते हैं आम भाषा में कह सकते भाई वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, डिवोर्स नहीं बोलते, उसमें जो अलग अलग हो जाते दोनों लड़का लड़की, ठीक है, उसको बोलते हैं वियोग रस। यानी जब दो प्यार करने वाले बिछुड़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं वियोग रस। तो बिहारी की जो कविताएं हैं उसमें प्रेम रस की प्रधानता और वियोग रस दोनों का कह सकते भाई अद्भुत चित्रण है। यानी बिहारी जो है कह सकते श्रृंगार का कवि है। किसका कवि है? श्रृंगार का। तो बिहारी क्या है? श्रृंगार रस का कवि है। और कह सकते हो कि जिन्होंने श्रृंगार को लेकर के यानी प्रेम को लेकर के कह सकते कि प्रेम रस की जो कविताएं हैं या प्रेम के जो काव्य हैं वो कह सकते भाई मेरे बिहारी की खासियत है। या ज्यादातर इनकी कविताओं में देखोगे तो प्रेम रस की जो प्रधानता है वह हमको दिखाई देती है और वियोग रस। दूसरा भाई संक्षिप्तता। बिहारी कह सकते भाई बिहारी ने ऐसे दोहे लिखे हैं जिनका भाई मेरे इमोशंस या भाव बहुत ज्यादा है। यानी गागर में सागर भरने वाला कवि है। यानी कम शब्दों में कह सकते हो कि बड़ी बात कह जाता है बिहारी। तो कह सकते कि बिहारी ने भाई मेरे ऐसे ऐसे दोहे लिख रखे हैं जो कह सकते हो कि भाई मेरे हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कम शब्दों में कह सकते हो कि वो गागर में सागर भरने वाला कवि है। दूसरा भाई अलंकार योजना। बिहारी भाई अपनी कविताओं में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार यानी अलंकारों का प्रयोग जो है कह सकते बिहारी कविताओं में या बिहारी के काव्य में हमको देखने को मिलता है। यानी बिहारी की जो कविताएं हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो अलंकारों का सुंदर चित्रण है। अलंकारों का प्रयोग कह सकते भाई मेरे बिहारी खूब करते, क्योंकि प्रेम और वियोग रस में देखो प्रेम और वियोग जो भी लिखेगा या गाएगा कह सकते लिखेगा, उनकी कविताएं लिखेगा तो भाई उसमें अलंकारों का प्रयोग होगा। तो बिहारी अपने कविताओं में भाई कौन कौन से अलंकार का प्रयोग करते हैं? जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। तो इन अलंकारों का कह सकते हो भाई मेरे सुंदर प्रयोग बिहारी के काव्य में हम लोगों को देखने को मिलता है। अगला देखें प्रकृति चित्रण। बिहारी भाई कह सकते हैं अपनी कविताओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण कह सकते हो बिहारी के काव्य में या बिहारी की कविताओं में हम लोगों को दिखाई पड़ता है। बिहारी का भाई मेरे प्रकृति चित्रण जो है यानी झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इन सबका कह सकते हैं भाई मेरे सुंदर जो चित्रण है वो बिहारी की कविताओं में हम लोगों को दिखाई पड़ता है या स्पष्ट रूप से बिहारी लिखते हैं। यानी कह सकते बिहारी जो है वह भाई मेरे प्रकृति का सुंदर चित्रण कह सकते अपनी कविताओं में करते हैं। दूसरा भाषा की परिष्कृता। बिहारी भाई मेरे कह सकते अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। बिहारी के भाई मेरे ज्यादातर जो काव्य है, ज्यादा कह सकते ज्यादातर जो कविताएं भाई किस भाषा में लिखी गई हैं? वो ब्रज भाषा में। तो बिहारी भाई मेरे क्या है? ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग बिहारी की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। अगला भाई मेरे नीति और लोक जीवन। बिहारी ने भाई मेरे श्रृंगार के साथ साथ नीति को लेकर के नीति के दोहे भी लिखे। नीति मतलब यानी राजाओं की कैसी नीतियां होनी चाहिए, शासन प्रशासन को लेकर के किस प्रकार की नीति होनी चाहिए और एक राजा कैसा होना चाहिए, इस प्रकार के भाई मेरे कैसे जो दोहे हैं वो बिहारी के दोहे हैं। जो श्रृंगार के बिहारी भाई श्रृंगार की कविताएं तो लिखता है, श्रृंगार के दोहे तो कह सकते भाई मेरे बिहारी ने लिखे हैं।
उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें बिहारी जो हैं वो कह सकते हो भाई मेरे नीति को लेकर के राजाओं की, क्योंकि राज दरबार में ज्यादातर समय भाई व्यतीत किया बिहारी ने, तो नीति के दोहे भी लिखे। अगला भाई भाव और कला पक्ष का बड़ा समन्वय है। बिहारी के भाई मेरे मन में भाव भी बहुत बहुत इमोशंस के साथ, भावना इमोशंस के साथ यानी फीलिंग्स, यानी भाव पक्ष बिहारी का बहुत महत्वपूर्ण है और साथ साथ उसके पास कला पक्ष भी है, यानी अलंकारों का सुंदर प्रयोग करता है। और कह सकते बिहारी जो है वो रीति काल के कवि माने जाते हैं, तो रीति काल के नियमों के अनुसार कविता लिखता है। और बिहारी भाई कह सकते खुद भी प्रेमी रहा है, किसी से प्रेम किया है, इसलिए अगर आप देखोगे तो बिहारी जो है वो कह सकते कि प्रेम को लेकर के और वियोग को लेकर, जिसको हम खास तौर से बोलते हैं श्रृंगार रस, जो है श्रृंगार रस वाले जो कविता है वो कह सकते भाई मेरे बिहारी की है, ज्यादा लिखे। बिहारी रीति काल के कह सकते कि सर्वश्रेष्ठ मुक्तक कवि है, जिनकी कविताओं में, बिहारी कविताओं में सौंदर्य पक्ष, कला पक्ष और भाव का कह सकते भाई मेरे अद्भुत समन्वय हम लोगों को देखने मिलता है। तो इन सब चीजों का समन्वय क्या भाई बिहारी की कविताओं में दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए भाई मेरे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रेमचंद युग हिंदी कहानी के विकास पर प्रकाश डालिए। भाई प्रेमचंद युग में हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, या हिंदी कहानी के, प्रेमचंद युग में हिंदी कहानी देखेगा। भाई हिंदी कहानी के विकास में कह सकते प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान है और कह सकते कि सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद को माना जाता है। प्रेमचंद ने भाई मेरे जो कहानियां लिखी, क्योंकि प्रेमचंद से पहले जो कहानियां लिखी जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन को लेकर के, प्रेमचंद से पहले कह सकते जो कहानी लिखी गई उसमें सिर्फ मनोरंजन था, या मनोरंजन का पक्ष कह सकते उस समय कहानियों में ज्यादा था। लेकिन प्रेमचंद ने कह सकते भाई कहानियों को मनोरंजन से निकाल करके सामाजिक यथार्थ, सामाजिक सच्चाई या जो जमीनी हकीकत है, जिसको हम कह सकते हैं कि सच्चाई और यथार्थवादी कविताएं कह सकते भाई मेरे प्रेमचंद ने लिखा। भाई प्रेमचंद ने कह सकते कहानियों को किस प्रकार से लिखा, या प्रेमचंद के समय कह सकते कहानी का विकास कैसे हुआ, क्योंकि प्रेमचंद कह सकते भाई सबसे बड़े कहानीकार माने जाते हैं और उनकी कहानियां तो भाई मेरे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिसने कह सकते कि पूरी कहानी, हमारे भारत में कहानी लिखने का जो तौर तरीका है उसमें भाई मेरे प्रेमचंद ने बड़ा बदलाव किया। क्योंकि प्रेमचंद से पहले जो कहानियां लिखी जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन को लेकर के, इंटरटेनमेंट को लेकर के ही कहानियां लिखी गई। तो भाई देखेगा प्रेमचंद युग में किस प्रकार से कहानी का विकास हुआ, तो भाई यथार्थ को लेकर के प्रेमचंद ने भाई समाज की वास्तविक सच्चाई को अपनी कहानियों का विषय बनाया। प्रेमचंद ने कह सकते भाई अपनी कहानियों में किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, महिलाओं की समस्या, तो और बुजुर्गों की समस्या, यानी कह सकते हो कि प्रेमचंद जी ने जो कहानियां लिखी वो समस्या प्रधान कहानियां लिखी। सामाजिक समस्याओं को कह सकते भाई मेरे प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में बखूबी ढंग से निभाया या दिखाया। प्रेमचंद कह सकते उन्होंने जो कहानियां लिखी भाई मेरे, वहां पर देखोगे तो उन्होंने समस्याओं को लेकर के लिखा, जो दहेज की समस्या है, गरीबी की समस्या है, विधवा की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, मजदूरों की समस्या है और खास तौर से किसानों की समस्या कह सकते हैं उन्होंने अपनी कहानियों में दिखाया। किसान जीवन का चित्रण, भाई कह सकते प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में किसानों को लेकर के खूब कहानियां लिखी, किसानों की गरीबी को लेकर के, उनके शोषण को लेकर के, किसानों की तमाम समस्याओं का मार्मिक चित्रण कह सकते हो कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किया। भाई किसान किस प्रकार से साहूकार या महाजन से पैसे लेकर के खेती करता है और खेती से उसको भाई मेरे बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो पाता है और किसान भाई मेरे अपने खेत पर एक मजदूर बन के रह जाता है। तो किसानों ने कह सकते हो, यानी कह सकते प्रेमचंद जी ने किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान की जो दुर्दशा है भारतीय समाज में या भारत में देखोगे तो किसानों की समस्याओं को लेकर के प्रेमचंद को भाई मेरे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कहानीकार कहा जा सकता है, जिन्होंने गरीबी, शोषण और किसानों की समस्याओं का मार्मिक चित्रण कह सकते हैं उन्होंने अपनी कहानियों में किया। अगला भाई मेरे सामाजिक सुधार को लेकर के, तो देखोगे प्रेमचंद की जो कहानियां भाई वो सामाजिक सुधार की बात करती हैं, जैसे समाज में दहेज है, जातिवाद है, छुआछूत है, अशिक्षा है। तो इन सारे विषयों, इन सारी समस्याओं को कह सकते प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में उठाया। प्रेमचंद ने कह सकते भाई जो दहेज की समस्या है, जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, छुआछूत है और अशिक्षा, कि भाई समाज में पढ़े लिखे लोग कम हैं, अशिक्षित बहुत है, महिलाओं को पढ़ाया लिखाया ही नहीं जाता है।
तो दहेज को लेकर के, जातिवाद को लेकर के, भाई दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई अगर किसी बाप के, अगर लड़की के पिता के पास अगर दहेज नहीं है तो भाई उस लड़की को योग्य वर नहीं मिल पाएगा। तो दहेज, जातिवाद, छुआछूत और अशिक्षा को लेकर के कह सकते जो समस्याएं थी इस युग में, समस्याएं यानी सामाजिक सुधार को लेकर के भाई मेरे प्रेमचंद जी कहानी लिखी। अगला मानवतावाद, क्योंकि प्रेमचंद भाई ने जो कहानियां लिखी उसमें संवेदनशीलता बहुत है। अब देखो प्रेमचंद की कहानी भाई मेरे दो बैलों की जोड़ी पढ़ोगे, दो बैलों की जो कथा है उसमें हीरा और मोती जो है दो बैल हैं, लेकिन आपस में भाई मेरे कितना प्रेम करते हैं। वहां पर देखोगे पशु प्रेम का मार्मिक चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। उसी प्रकार से अगर प्रेमचंद की कहानी भाई मेरे एक है पूस की रात। पूस की रात कहानी में देखोगे तो पूस की रात जो कहानी किसान के ऊपर है। हल्कू नाम का एक किसान है और उसके पास एक कुत्ता भाई मेरे, उसका नाम है जबरा। जबरा हल्कू का कह सकते भाई मेरे बहुत अच्छा साथी है, बहुत अच्छा कह सकते भाई मेरे हल्कू का दोस्त है। तो कह सकते प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं को लेकर के कह सकते कि संवेदना पूर्ण कहानियां और नैतिक मूल्यों की कहानियों का चित्रण कह सकते प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में किया है। सरल भाषा का प्रयोग किया है। भाई प्रेमचंद कह सकते कि कहानियां जो लिखी उसमें बहुत ज्यादा सरल भाषा, आम बोलचाल की भाषा या ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में हमको दिखाई मिलता है, या जन सामान्य भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा प्रेमचंद की भाई मेरे कौन कौन सी प्रमुख कहानी, जैसे पूस की रात जिसमें कह सकते किसान की समस्या पर कहानी है। दूसरा ईदगाह, इसमें भाई मेरे हामिद और उसकी एक दादी है जो चिमटा लेकर के आता है। ईदगाह कहानी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। प्रेमचंद की एक भाई कहानी है कफन। कफन में कह सकते हो कि किस प्रकार से दो बाप बेटे हैं और किस प्रकार से वो कितना गरीबी में जीवन जीते हैं कि कुछ भी खाने पीने को मिलता है। कफन का कपड़ा भी, कफन लाने के लिए लोगों ने पैसे दिए तो उसका भी उसे खा पी लेते हैं और लाते नहीं है। दूसरी भाई प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। प्रेमचंद की कहानी भाई जैसे मैंने बताया कि दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, ये प्रेमचंद की कह सकते कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहानियां हैं। भाई मेरे प्रेमचंद ने कह सकते हैं हिंदी कहानी को सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना से जोड़ करके हिंदी कहानी को सशक्त बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है भाई मेरे, प्रेमचंद जी की है। ठीक है, चलिए भाई मेरे अगला क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, तुलसीदास के राम भक्ति साहित्य पर प्रकाश डालिए। भाई राम भक्ति को लेकर के और कृष्ण भक्ति को लेकर के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ सकता है, तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति को जरूर करके जाइएगा। और खासतौर से BHDC 132 में भी अगर आप देखोगे तो मैंने राम भक्ति और कृष्ण भक्ति को लेकर के बहुत अच्छे से बताया था। तो भाई राम भक्ति क्या है, तो राम भक्ति भाई करने वाले संतों का नाम है तुलसीदास। तुलसीदास और रामानंद दो हैं, कह सकते कि तुलसीदास और रामानंद भाई मेरे किसकी भक्ति की है, उन्होंने राम की भक्ति की। देखिएगा गोस्वामी तुलसीदास भाई मेरे हिंदी साहित्य के एक महान भक्त कवि हैं, जिन्होंने कह सकते भाई राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया है। यानी पूरी भारत में कह सकते हैं पूरे संसार में भाई मेरे अगर राम भक्ति का प्रसार अगर किसी ने किया है तो भाई उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास ने भाई मेरे कौन कौन सी रचनाएं लिखी, जैसे भाई तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली कह सकते भाई मेरे क्या है, ये तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना है। राम भक्ति के पदों को लेकर के भाई तुलसीदास ही कहते हैं भाई ना कि राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम के जैसा कोई पुत्र नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई पति नहीं है। राम जो है कह सकते हैं भाई मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम की जो मर्यादा वो सर्वश्रेष्ठ है और राम के भाई पद चिन्हों पर या राम का भाई अनुसरण हम सबको करना चाहिए। राम हमारे आराध्य हैं और राम क्या भाई मेरे कह सकते परम पिता परमात्मा है। दूसरा राम को लेकर के कह सकते भाई राम जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भाई कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। राम भक्ति साहित्य की भाई विशेषता क्या, तो राम भक्ति क्या देखिएगा भाई मेरे राम भक्ति में देखो तो राम को आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। भाई तुलसीदास जी कहते हैं राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम के जैसा कोई पुरुष इस धरती पर नहीं है। क्योंकि भाई मेरे कह सकते कि अपने पिता के कहने से जंगल को जो व्यक्ति चला जाता है, जिस व्यक्ति को कह सकते जिस आदमी को यार सुबह उठ करके राजा बनना है, जो राजा बनने वाला है और एक ही पल में सारी सिचुएशन बदल जाती है और सुबह उठ करके राजा बनने की जगह पर वो वनवास चला जाता है, जंगल को चला जाता है। तो राम जो है कह सकते भाई मर्यादा पुरुषोत्तम है क्योंकि उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है।
दूसरा भाई मेरे लोक मंगल की कामना। राम भक्ति साहित्य को अगर आप पढ़ोगे तो भाई समाज के संदेश दिया गया है, और कह सकते कि राम को भाई आदर्शवादी पुरुष बताया गया और कहा गया कि भाई भगवान राम का जो चरित्र है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उसका अनुसरण करना भी जरूरी है। राम ने भाई मेरे लोक कल्याण के लिए, इस समाज की भलाई के लिए कह सकते भाई उन्होंने तमाम ये कह सकते लीलाओं का पालन किया है। राम भाई क्या है, सामाजिक कल्याण की भावना है। भाई राम राज की हम कल्पना करते हो, कहा जाता भाई भगवान राम का जो राज्य था वहां पर भाई मेरे कोई भी दुखी नहीं था, वहां तो कह सकते भाई पशु पक्षी तक कह सकते उनका ख्याल रखा जाता था। इसलिए कह सकते भाई आज भी हमारे देश में हमेशा राम राज की बात की जाती है। हम लोग भाई मेरे राम राज की कल्पना भी समन्वयवादी दृष्टिकोण है। भाई राम भक्ति में अगर आप देखोगे तो ज्ञान को लेकर के, कर्म को लेकर के और भक्ति का कह सकते भाई मेरे सुंदर समन्वय जो है वह राम भक्ति में हम लोगों को देखने मिलता है। राम भक्ति के अगर संतों को देखोगे खास तौर से भाई मेरे जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भाई राम आपको ज्ञान के जरिए, कर्म के जरिए और भक्ति के जरिए भाई मेरे आपको भगवान राम मिल जाएंगे। दूसरा आदर्शवादी परिवार और आदर्शवादी राजा। भाई कह सकते हैं राम राज की कल्पना की गई कि राम का भाई मेरे जो राज्य है आदर्शवादी राज्य था, जहां की कह सकते भाई मेरे जो शासन व्यवस्था है बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वहां का शासन प्रशासन जो है बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है, इसकी कल्पना भी कह सकते यहां पर की गई है। अगला भाई सरल भाषा, कह सकते रामचरितमानस में भाई मेरे गोस्वामी तुलसीदास ने कह सकते भाई मेरे अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है, जो सभी के लिए भाई मेरे बहुत आसान है उसको पढ़ना हो या उसको समझना। दूसरा देखिएगा भाई मेरे तुलसीदास ने भाई मेरे राम भक्ति साहित्य को दिखाया है, और राम भक्ति में कह सकते भाई मेरे भारतीय संस्कृति, धर्म और नैतिक मूल्यों का कह सकते भाई जो इसमें राम भक्ति को लेकर के जो ग्रंथ लिखा गया रामचरितमानस, ये अमूल्य ग्रंथ है। और कह सकते कि भाई राम भक्ति अगर आप पढ़ोगे इसमें यही बताएगी राम के जैसा कोई नहीं है, और भाई हम लोगों के राम का भाई अनुसरण करना चाहिए, भगवान राम के पदों चिन्हों पर चलना चाहिए, समझ रहे हो, यानी हम लोगों को भगवान राम के जो पद चिन्ह हैं उन पर भाई चलने की प्रेरणा कह सकते यहां पर दी जाती है कि भाई हमको भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनना चाहिए या उनका भाई मेरे कह सकते कि फॉलो करना चाहिए। अगला भाई मेरे क्वेश्चन देखिएगा, निर्गुण संत काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता बताओ। भाई निर्गुण संत कौन है? निर्गुण संत का कह सकते हो मतलब होता कि भाई जिन्होंने कहा कि ईश्वर भैया मेरे क्या है, ईश्वर जो है हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। ईश्वर का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार है, न तो कोई प्रकार है। निर्गुण संत उनको कहा जाता भाई जिन संतों ने कहा कि ईश्वर का न तो कोई रंग रूप, न कोई आकार, न कोई प्रकार है। जिसे भाई निर्गुण संत कौन है? जैसे भाई कबीर हैं, रैदास हैं, दादू दयाल हैं, क्या है, ये सब भाई निर्गुण संत हैं। निर्गुण संतों ने भाई मेरे क्या कहा? इन्होंने यही कहा कि भाई मेरे ईश्वर का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न कोई आकार है। ईश्वर भैया जन्म नहीं लेता है, न उसका मरण होता है, ठीक है। ईश्वर का है भाई, ईश्वर हमारे अंदर है, उसको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। निर्गुण भक्ति के संतों ने कह सकते भाई इस बात को कहा कि भाई भगवान को बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर या परमात्मा कह सकते भाई मेरे जो है वह हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, उसको कभी भी बाहर आपको ढूंढने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। भाई देखेगा निर्गुण संत काव्य की विशेषता क्या है? भाई निर्गुण संत ने कह सकते भाई मेरे जाति पाति का विरोध किया है। वो कहते हैं भाई मेरे जातिवाद, भेदभाव इनको मत करिए, क्योंकि भाई भगवान किसी प्रकार का जातिवाद या भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान के लिए भाई मेरे सभी बराबर हैं। ईश्वर जो है भाई मेरे सभी को बराबर मानता है, भगवान ने सभी को बराबर माना है। भाई जिसमें आगे इसमें कहा ना कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका वजह से हरिका हुई। भाई भगवान किसी से उसकी जाति पाति नहीं पूछते हैं, जिसने भगवान को भज लिया भगवान उसी को हो जाएंगे। निर्गुण संतों ने भाई समाज में समानता का संदेश दिया। निर्गुण धारा के जो संत है उन्होंने कह सकते भाई सभी मनुष्यों को समान माना है। निर्गुण धारा के जो संत है भाई उन्होंने कहा कि भाई सभी मनुष्य बराबर हैं, हिंदू मुसलमान SC ST OBC भाई मेरे सभी बराबर, सभी को, क्योंकि भगवान भाई मेरे सभी को बराबर मानते हैं। भगवान या परमात्मा भाई किसी के साथ भी भाई मेरे पक्षपात या भेदभाव नहीं करते हैं। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया भाई। निर्गुण संतों ने कहा कि भाई मेरे झाड़ फूक, टोना टोटका ये सब कुछ नहीं है, बल्कि ये सब भाई आडंबर हैं।
तो इन बाह्य आडंबरों की आलोचना क्योंकि परमात्मा जो ईश्वर है भाई मेरे, वह हमारे अंदर बैठा हुआ है। भगवान चापलूस नहीं है। भगवान को भाई मेरे अगर आपको पाना है तो निस्वार्थ भाव से अगर आप उसकी भक्ति करेंगे तो आपको परमपिता परमात्मा ऐसे ही मिल जाएंगे। तो निर्गुण संतों ने कह सकते भाई मेरे, धार्मिक आडंबर, झाड़ फूक, टोना टोटका, इन सब का भाई मेरे विरोध किया। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा या भगवान भाई मेरे आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। कर्म कांड या बाह्य आडंबरों की कह सकते यहां पर आलोचना की गई है। अगला भाई मेरे, मानवतावाद। निर्गुण संतों ने कह सकते भाई मानव प्रेम की बात की और भाईचारे की बात करते हैं। निर्गुण संतों ने भाई कह सकते इन्होंने मानव प्रेम को और भाईचारे को कह सकते भाई मेरे विशेष महत्व दिया, क्योंकि परमात्मा या भगवान भाई मेरे किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं करते हैं। तो आप लोगों को भाई मेरे किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं करना है, सभी को बराबर मानना है। अगला भाई मेरे, सांस्कृतिक विशेषता क्या है? निर्गुण संतों ने कह सकते भाई लोक संस्कृति का प्रभाव है। निर्गुण संतों ने कह सकते भाई लोक भाषा का प्रयोग किया, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, और जो लोक जीवन है यानी निर्गुण संतों ने कह सकते भाई सभी मनुष्यों को बराबर माना, किसी के भाई जातिवाद भेदभाव मत करिए, सभी ईश्वर की संतानें, सभी बराबर हैं। दूसरा, समन्वय की भावना। निर्गुण संतों ने कह सकते भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों को एक माना है। वो कहते भाई हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों ही ईश्वर की संतानें हैं। दूसरा कह सकते भाई निर्गुण संतों ने यार जन भाषा का प्रयोग किया। निर्गुण संतों ने कह सकते भाई अपने जो संदेश हैं, जो पद हैं, जो चौपाई हैं, जो दोहे हैं, इन्होंने भाई मेरे सामान्य बोलचाल की भाषा में या अवधि में या कह सकते भाई ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। निर्गुण संतों ने कह सकते भाई मेरे भारतीय समाज में सामाजिक समानता या सांस्कृतिक समन्वय के तत्व कह सकते यहां पर देखने को मिलता है। अगला भाई मेरे क्वेश्चन देखिएगा, निर्गुण संत काव्य की विशेषता बताओ। यानी भाई मेरे जो निर्गुण संत काव्य परंपरा, इसकी विशेषता क्या है? तो भाई निर्गुण संतों ने कह सकते भाई मेरे ब्रह्म की बात की है, यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। भाई निर्गुण संतों ने कहा ईश्वर जो है निराकार है, ईश्वर का भाई मेरे कोई रंग रूप नहीं है। निर्गुण संतों ने कहा ईश्वर भाई मेरे क्या सर्वव्यापक है। भगवान भाई मेरे क्या निराकार है, भगवान का कोई रंग रूप नहीं है, और भगवान भाई मेरे हर जगह पर हैं। ईश्वर जो है कण कण में विद्यमान है। ईश्वर भाई मेरे कहीं पर मंदिर मस्जिद या मूर्तियों में नहीं बैठा है। ये किसने कहा? भाई निर्गुण संतों ने कहा। निर्गुण संतों ने भाई इस बात को कहा कि जो ईश्वर है, ईश्वर निराकार है। ईश्वर का तो यार कोई आकार ही नहीं है, उसका न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार है। ईश्वर हर जगह पर है, सब जगह पर है, हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। ठीक है। दूसरा भाई गुरु की महिमा का बड़ा गुणगान किया। भाई कह सकते निर्गुण संतों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए भाई गुरु आवश्यक है, क्योंकि भाई गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु ही है भाई मेरे जो हम तक ईश्वर या भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। यानी कह सकते भाई निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा का गुणगान किया। गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागी पांव, यानी क्या है भाई भगवान और गुरु जो है, भगवान और गुरु में कौन बड़ा है? तो भाई गुरु बड़ा है, क्योंकि गुरु ही हमको क्या है भाई मेरे ईश्वर या परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। अगला भाई क्या, निर्गुण संतों ने भाई मेरे आडंबरों का विरोध किया। निर्गुण संतों ने कहा भाई मूर्ति पूजा, कर्म कांड, ये बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ हवन भाई मेरे जो होते हैं, इनका विरोध किसने किया? निर्गुण संतों ने किया। कहते भाई भगवान जो है मूर्तियों में नहीं बैठा है, मंदिरों में नहीं बैठा है, मस्जिदों में नहीं बैठा है। ईश्वर तो भाई मेरे हर जगह पर है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। वही कहा भाई ना कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर आपका मन पवित्र है तो भाई परमात्मा आपके अंदर है। परमात्मा तो शुद्ध बाल्टी में है, उसके लिए गंगा नदी में जाकर के नहाने की आवश्यकता नहीं है। तो निर्गुण जो संत थे कह सकते भाई इन्होंने बाह्य आडंबर, झाड़ फूक, टोना टोटका, मूर्ति पूजा और बड़े बड़े पूजा यज्ञ हवन पाठ का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि भाई ईश्वर जो है पूजा पाठ से नहीं, आपके मन की शुद्ध भक्ति भाव से मिल जाएगा। दूसरा रहस्यवाद, भाई निर्गुण संतों ने आत्मा और परमात्मा के संबंधों को वर्णन किया। भाई कहते थे आत्मा क्या और परमात्मा क्या है, इन दोनों के संबंधों का वर्णन कह सकते हो भाई मेरे निर्गुण संत काव्य में दिखाई पड़ता है। लोक भाषा का प्रयोग किया है। निर्गुण संतों ने कह सकते भाई मेरे बहुत ही सरल और जन सुलभ भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने कह सकते आम बोलचाल की भाषा का जो प्रयोग है वह निर्गुण संतों ने किया है। सरल भाषा का प्रयोग, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर सकते भाई मेरे निर्गुण संतों ने अपने पदों में किया है। कह सकते भाई सरल भाषा के शब्दों का प्रयोग अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपने
काव्य में सरल सरल सुलभ और जन सामान्य को समझ में, आम जनता को भैया ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो आम आदमी को आसानी से समझ में आए। सामाजिक सुधार की भावना, कह सकते भाई निर्गुण संतों ने कह सकते भाई जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास का विरोध किया है। निर्गुण संतों ने भाई मेरे जातिवाद का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया। अनुभव की प्रधानता भी कह सकते हैं कि भाई मेरे निर्गुण संतों ने व्यक्तिगत अनुभव को शास्त्र से अधिक महत्व दिया। भाई बड़े बड़े किताबें जो हैं, बड़े बड़े जो शास्त्र हैं, उनसे अधिक क्या है भाई, व्यक्ति के जीवन के अनुभव का कह सकते हैं उन्होंने अधिक महत्व दिया है। भाई देखिएगा निर्गुण संतों ने भाई मेरे भक्ति, मानवता और सामाजिक चेतना का कह सकते हैं उन्होंने भाई मेरे सशक्त चेतना का संदेश दिया है। और निर्गुण संतों को लेकर के भाई मेरे एग्जाम में जरूर भाई सगुण संत काव्य परंपरा, सगुण का मतलब है यानी सगुण भाई उसको कहते हैं जिन्होंने भाई मेरे जिन्होंने कहा भाई ईश्वर गुणों में यानी ईश्वर के साकार रूप का जो वर्णन करते हैं। भाई जैसे अगर कोई राम की पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करता है, हनुमान की पूजा करता है, तो भाई ये क्या है, सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है भाई मेरे जिन संतों ने कहा कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई रंग नहीं है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर तो भाई मेरे हर जगह पर विद्यमान है, ईश्वर तो कह सकते भाई मेरे कण कण में विद्यमान है। यही भाई मेरे क्या निर्गुण संत काव्य धारा है। और निर्गुण संत काव्य धारा को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, भक्ति आंदोलन की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण कीजिएगा। देखे भाई मेरे, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की देन था। भाई देखेगा भक्ति आंदोलन की सामाजिक परिस्थिति देखेगा तो भक्ति आंदोलन भाई जातिवाद की कठोरता थी कि भाई समाज में छुआछूत है, ऊंच नीच है, इससे भाई मेरे समाज बहुत ज्यादा था। इसलिए कह सकते भाई मेरे हिंदू संतों के द्वारा भक्ति का प्रचार किया गया और भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। क्योंकि भारतीय समाज में भाई मेरे जाति व्यवस्था है, समाज में ऊंच नीच है, छुआछूत है, जातिवाद है, इसलिए भी कह सकते भाई मेरे किस भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। देखा दूसरा क्या भाई मेरे, धार्मिक रूढ़ियां बहुत हैं भाई समाज में, कर्म कांड, अंधविश्वास, झाड़ फूंक, टोना टोटका, ये सब हिंदू समाज में भाई मेरे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए कह सकते इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। दूसरा भाई सामाजिक असमानता भी बहुत ज्यादा थी भारतीय समाज में। भाई मेरे अगर आप देखोगे तो निम्न वर्गों का भाई मेरे बहुत ज्यादा शोषण होता था, जैसे एसटी हैं, एससी एसटी ओबीसी, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, तो भाई हिंदू समाज में इनका बहुत ज्यादा शोषण होता था। इसलिए भी कह सकते भाई मेरे इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। आर्थिक परिस्थितियां भाई मेरे क्या कारण है भक्ति आंदोलन की, तो भाई देखेगा भारतीय समाज में किसानों की स्थिति बहुत खराब थी, भारी कर लिए जाते थे, भारी टैक्स लिया जाता था, किसानों का शोषण होता था। इसलिए भी कह सकते भाई मेरे भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। सामंती व्यवस्था बहुत ज्यादा थी समाज में भाई मेरे, जिसके पास सत्ता थी, जिसके पास धन था, वह भाई लोगों का शोषण दमन करता था। इसलिए कह सकते मानसिक शांति के लिए या आध्यात्मिक शांति के लिए कह सकते भाई मेरे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। आर्थिक विषमता भी बहुत ज्यादा थी भाई, समाज में अमीर अमीर होते चले जा रहे थे, अमीर और गरीब के बीच में खाई इतना ज्यादा बढ़ गई थी। तो इन सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। इन परिस्थितियों के कारण कह सकते भाई कि संतों ने भक्ति की ओर, इन भाई संतों ने ईश्वरीय भक्ति की ओर प्रेम और समानता और भक्ति का भाई मेरे संदेश दिया। और भक्ति आंदोलन को लेकर के कह सकता हूं कि एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भक्ति आंदोलन कह सकते हो भाई मेरे उसकी सामाजिक और आर्थिक अन्याय के विरुद्ध जनता में कह सकते भाई मेरे सामाजिक चेतना का संदेश भाई मेरे किसने दिया, भक्ति आंदोलन ने। और भक्ति आंदोलन को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालिए। तो भाई देखेगा हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप से भाई समझने के लिए अनेक विद्वानों ने भाई मेरे कह सकते कि समय समय पर काल विभाजन किया है। और भाई हिंदी साहित्य में किस किस ने काल विभाजन किया, सबसे पहले भाई मेरे जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया था। किसने भाई मेरे, जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य में कह सकते हो भाई मेरे हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित, भाई हिंदी साहित्य में क्या यानी समय के साथ जैसे समय बदलता है वैसे वैसे समाज बदलता है, जैसे समाज बदलता है वैसे भाई कविता कहानी इनको लिखने के तौर तरीके बदलते हैं। तो भाई जॉर्ज ग्रियर्सन ने कह सकते कि हिंदी साहित्य को
व्यवस्थित रूप से इसलिए किया ताकि भाई हिंदी साहित्य में समय के साथ कविताओं में या साहित्य में क्या बदलाव आया, उसके लिए भाई उसने काल विभाजन किया। दूसरा भाई मेरे मिश्र बंधुओं ने, भाई इन्होंने कह सकते हैं हिंदी साहित्य में भी अलग अलग नामों से भाई मेरे काल विभाजन किया। तो मिश्र बंधु थे भाई मेरे, इन्होंने भी काल विभाजन किया ताकि भाई हिंदी साहित्य में जो बदलाव आ रहा है, साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझने के भाई, क्योंकि हर समय एक जैसे कविता कहानी तो नहीं लिखी जाती ना। काल का मतलब होता समय विभाजन बांटना। भाई हिंदी साहित्य में अलग अलग समय हम इसलिए बांटते हैं ताकि भाई समय के साथ इस साहित्य में, कविताओं में, कहानियों में, उपन्यास में, निबंध में, नाटकों में भाई क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, उसके समझने के लिए भाई मेरे क्या किया जाता है, काल विभाजन किया जाता है। तो इन्होंने भाई मेरे हिंदी साहित्य को अलग अलग कालों में इसलिए बांटा ताकि साहित्य में क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, इसको समझा जा सके। जैसे भाई देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, भाई इनका जो काल विभाजन है सबसे ज्यादा माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भैया कैसे काल विभाजन किया, उन्होंने भाई मेरे सबसे पहले बताया आदिकाल। आदिकाल को कह सकते कि 10वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक को भाई मेरे कह सकते आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कहा। आदिकाल में देखो भाई वीर रस को लेकर के और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, धार्मिक कह सकते कि इस प्रकार की, यानी आदि काल में वीर रस प्रधान की कविताएं ज्यादा लिखी गई, जिसमें विशाल देव रासो है या पृथ्वीराज चौहान है रासो है। तो रासो काव्य यानी इसमें वीरता का वर्णन, युद्धों का वर्णन कर सकते भाई आदि काल में खूब किया। आदि काल के भाई है भक्ति काल। भक्ति काल क्या है, ईश्वरीय भक्ति को लेकर के जब कविताएं लिखी गई, जैसे अगर आप देखो भक्ति भावना प्रधान जब कविता लेखन का दौर शुरू हुआ, उसको भाई बोलते भक्ति काल। भक्ति काल कह सकते भाई मेरे कि ये 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, यानी कह सकते भाई मेरे 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक का जो समय है वो भक्ति काल का समय है, जिसमें कबीर, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, भाई इन लोगों ने भक्ति को लेकर के, ईश्वरीय भक्ति को लेकर के जब कविता लेखन का दौर शुरू हुआ, वही भाई है भक्ति काल। अगला भाई रीति काल क्या है, तो रीति काल कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक। तो 17वीं यानी 1650 से लेकर के 1850 यानी कह सकते लगभग 200 साल तक रहा। तो रीति काल भाई श्रृंगार को लेकर के, प्रेम को लेकर के, यानी रीति काल में जो कविताएं हैं वो कह सकते हैं कि कविता लेखन का जो तौर तरीका है उन नियमों के अनुसार, यानी जब कविताओं के लिखने के नियमों के अनुसार जब कविताएं लिखी गई, वही भाई हमारा रीति काल। रीति काल के भाई अगला आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के बाद का जो समय भाई आधुनिक काल है, यानी आधुनिक काल में राष्ट्रीयता को लेकर के, सामाजिक चेतना को लेकर के, आधुनिक विचारधारा को लेकर के भाई मेरे कविताएं लिखी गई। उसके बाद भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसके बाद भाई अगर आप देखोगे आधुनिक काल के बाद क्या आता है, अगर आप देखोगे तो खास तौर से उसके बाद आता है आधुनिक काल में देखोगे तो इसमें भाई अगर आप द्विवेदी युग है, ठीक है, द्विवेदी युग में देखोगे तो जो कविताएं थी भाई मेरे सांस्कृतिक दृष्टि से कविताओं को समझने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भाई ये कहते हैं कि इतिहास की प्रवृत्तियों को समझने के लिए भाई काल विभाजन किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई मेरे कहते हैं इन्होंने काल विभाजन किया था। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनको हम द्विवेदी कहते हैं, इन्होंने भी काल विभाजन किया। और इन्होंने भाई कहा इन्होंने सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी साहित्य को समझने के काल विभाजन किया। और भाई मेरे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने भी कह सकते हिंदी साहित्य में काल विभाजन किया है। तो हिंदी साहित्य में भाई मेरे काल विभाजन के अनेक प्रयास हुए। बहुत सारे लोगों ने कह सकते भाई हिंदी साहित्य में काल विभाजन किया है, किंतु कह सकते भाई लेकिन भाई मेरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, और सबसे ज्यादा साइंटिफिक जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो भाई मेरे काल विभाजन को लेकर के या नामकरण को लेकर के, एक नामकरण भी होता है भाई, अलग अलग कालों का अलग अलग कैसे नामकरण, जैसे भक्ति काल, रीति काल, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। अब देखो आधुनिक काल के कुछ युग भी हैं, जैसे भाई अगर आप देखोगे तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, ठीक है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इस प्रकार से समय चला है, ठीक है। तो जैसे द्विवेदी युग है, सबसे पहले आता भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद
और प्रयोगवाद, इतना याद रखिएगा। ये लिखने में आपको पता, ये जिसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भाई मेरे कि काल विभाजन और नामकरण को बताइए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन को 100% क्वेश्चन आएगा। राम भक्ति को लेकर के और कृष्ण भक्ति को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, निर्गुण संत काव्य परंपरा को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। रीति काल को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। रीति मुक्त कवि, रीति बद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति काल को लेकर के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और बात करूं भाई मेरे कि हिंदी साहित्य में नाटकों के बारे में, निबंधों के बारे में, उपन्यास और कहानियों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन आपको बहुत, यानी नंबर बहुत बढ़िया मिलेगा। जितना मैं समझा रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं, इतना करके जरूर जाइएगा। समझ रहे हैं भाई? अगर आपको जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तब भाई आप हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, मोबाइल फोन निकाल के कैमरा ओपन करो। कैमरा ओपन करके जब इस क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, भाई ये जो क्यूआर कोड है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड को जब कैमरा निकालोगे, ओपन करोगे तो एक लिंक आएगा, लिंक पर क्लिक करोगे, ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। भाई अगर आपको क्लास चाहिए या एक पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 9034747158 इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको क्लास करनी है तो मैं आपको क्लास भी बता दूंगा। ठीक है, ओके? जितना मैंने पढ़ा उतना करके जरूर जाइए।